उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग लेक्चर को। और आज जो क्लास लेने वाले हैं हम लोग प्रीवियस ईयर का क्लास करने जा कुछ जेईई मेंस। पहले स्टार्टिंग का 5-6 क्वेश्चन जेईई मेंस करेगा, इसके बाद 5-6 क्वेश्चन जेईई एडवांस करेगा। और जेईई मेंस तो इतना ज़्यादा आसान है, इतना ज़्यादा आसान है कि आज का लेक्चर से 5-6 क्वेश्चन से आपको पता चल जाएगा कि जेईई मेंस बहुत आसान क्वेश्चन है। तो हर एक लेक्चर में क्या करेंगे, 5-6 क्वेश्चन जेईई मेंस का लेंगे और 5-6 क्वेश्चन जेईई एडवांस का लेंगे। और आप जो वो किए एडवांस का एक्सरसाइज 1 किए थे, उसमें भी एक क्वेश्चन बाकी रह गया, वो करवा लेंगे हम किसी दिन। अच्छा क्वेश्चन है। तो आज क्या करना है कि आज जितना भी क्वेश्चन आपको लिखेंगे सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रहेगा। कोई जेईई मेंस का रहेगा और कोई जेईई एडवांस का रहेगा। स्टार्टिंग का 5-6 क्वेश्चन जेईई मेंस करेगा और इसके बाद फिर 5-6 क्वेश्चन एडवांस करेगा। तो जेईई मेंस तो इतना ज़्यादा आसान है, इतना ज़्यादा आसान है कि आप सोच भी नहीं सकते हो कि जेईई मेंस इतना आसान क्वेश्चन पूछता है। जेईई मेंस के सिर्फ बेसिक नॉलेज भी अगर हर एक टॉपिक का रहता है फिर भी जेईई मेंस हो सकता है। जेईई मेंस इतना ज़्यादा आसान है, समझ गए बात को। जेईई मेंस में कोई दम ही नहीं है, सिर्फ अच्छा से कॉपी भी अगर कर लेते हैं और प्रीवियस ईयर बना लीजिए, मेरा प्रीवियस ईयर लेक्चर भी देख लीजिएगा तो बहुत आसान है, समझ गए। तो आज करते हैं प्रीवियस ईयर। और हर एक क्वेश्चन को पहले आपको नोट करना है, इसके बाद बनाना है, आंसर मिलाना है, इसके बाद मेरा सॉल्यूशन को देखें। आपके पास प्रीवियस ईयर का बुक भी होगा, उसको भी आप बना के देखिएगा। बहुत ज़्यादा आसान है, खास करके जेईई मेंस तो कोई बात ही नहीं है, बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। और आपको बहुत सारा जो क्वेश्चन रहेगा क्या कि आपका जब प्रीवियस ईयर बुक बनाइएगा अमित एम अग्रवाल का, तो क्या होगा कि 3D का कंसेप्ट को यूज कर लिया, या जब 3D बनाइएगा तो उसमें वेक्टर का कंसेप्ट को यूज कर लिया है। तो हम ऐसा क्वेश्चन लिए कि जिसमें सिर्फ वेक्टर का यूज हो। जब 3D पढ़ा लेंगे तब दोनों का कंसेप्ट को मिलाकर क्वेश्चन लेंगे और जो बहुत आसान बनेगा आपको। हाँ, 3D बहुत ज्यादा यूज है। 3D और वेक्टर दोनों एक ही चैप्टर है, बस कुछ कुछ टॉपिक है जो अलग अलग। हम लोग 3D पढ़ेंगे वो कार्टेशियन फॉर्म में पढ़ेंगे टोटल, इसमें वेक्टर के फॉर्म में है, तो कुछ कुछ अलग चीज है, बस सब एक ही से रिलेटेड है। वेक्टर प्लेन का इक्वेशन पढ़ेंगे, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पढ़ेंगे, सब एक ही वेक्टर, सब वेक्टर से ही कनेक्ट है सारा चैप्टर। तो आपको वेक्टर अच्छा रहेगा तो 3D तो कोई बात ही नहीं है, समझो कि 3D समाप्ति हो गया है। हमको तो लगता ही नहीं है कि 3D नहीं पढ़ाए हैं। बहुत आसान चैप्टर, बहुत ज्यादा आसान चैप्टर है। और उसमें तो क्या है कि आप अगर एनसीईआरटी भी कवर कर लेते हैं तो जेईई मेंस के लिए सफिशिएंट हो जाता है 3D के अंदर। तो बस इतना आप जान जाइए कि जेईई मेंस में कोई दम नहीं है, हर एक बच्चा जेईई मेंस कर सकता है, हर एक बच्चा जेईई मेंस कर सकता है, इतना ज्यादा आसान है। चलिए इस क्वेश्चन को अब देखते हैं। जेईई मेंस में पूछ रखा है, क्या पूछ रखा है, बोल रखा है कि इफ A क्रॉस B क्रॉस C इक्वल टू A क्रॉस B क्रॉस C, VTP है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेयर A B C आर एनी 3 वेक्टर सच दैट A डॉट B इक्वल टू नोट 0 B डॉट C इक्वल टू। तो पूछ रहा है A और C के बीच में, वेक्टर A और C के बीच में कितना एंगल बन रहा है, समझ गए। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को लिखते हैं, इसको सॉल्व करके देखते हैं, समझ गए बात को। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो अपने को पता है कि B से स्टार्ट होता है, पता इन दोनों का डॉट होता है, ये सब तो पता है आपको। तो क्या आ जाएगा A डॉट C और वेक्टर B लगा लेंगे यहाँ, माइनस अब क्या बनेगा B डॉट C बन जाएगा, B डॉट C और क्या बनेगा वेक्टर A इज इक्वल टू क्या बनेगा, यहां से क्या बनेगा बाबू, B वेक्टर से फिर से स्टार्ट होगा, तो क्या बनेगा A डॉट C और क्या बन जाएगा बाबू B वेक्टर, और यहां से इसका करेंगे तो क्या A डॉट B माइनस ना, माइनस A डॉट B और क्या बन जाएगा आपका बेटा C वेक्टर। तो देखिए A डॉट C B वेक्टर, A डॉट C वेक्टर, ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब बच जाएगा ये बराबर ये, तो इससे माइनस माइनस भी कैंसिल कर सकते हैं। तो अब हमको क्या पूछ रखा है, A और C के बीच में एंगल पूछ रखा है, तो A और C के बीच में रिलेशन बना लेते हैं। तो यहां से A वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा, A वेक्टर बराबर ये लिख सकते हैं A डॉट B डिवाइडेड बाई B डॉट C, और यहाँ C वेक्टर लगा हुआ है, ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा ये बात पता है कि A डॉट B डिवाइडेड बाई B डॉट C एक स्केलर क्वांटिटी है, कभी भी वेक्टर बाई वेक्टर डिवाइड नहीं होता है कि ऐसा नहीं B और B को कैंसिल कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। सोचो ना बेटा कि अगर B और B को कैंसिल कर देगा तो वेक्टर A डिवाइडेड बाई वेक्टर C हो जाएगा, एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगा, बन जाएगा कि नहीं। जबकि ये स्केलर क्वांटिटी होता है, कभी नहीं काटिएगा इसको, कैंसिल कीजिएगा, समझ गए। अच्छा ये पता है कि एक स्केलर क्वांटिटी है तो कुछ होगा, तो वो क्या होगा A इज इक्वल टू लेमडा C वेक्टर के बराबर होगा कांस्टेंट। तो जब A इक्वल टू लेमडा C वेक्टर आ जाता है तो कौन सा कंडीशन हो जाता है बेटा, पैरेलल का हो जाता है। तो आंसर अपना क्या हो गया, पैरेलल हो गया। कितना आसान क्वेश्चन था। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी जेईई मेंस का है, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या है, द नन जीरो फैक्टर्स A B C आर रिलेटेड, A इक्वल टू 8B वेक्टर है
और सी इक्वल टू कितना बेटा -7b फैक्टर, द एंगल बिटवीन ए एंड सी। तो पूछ रहा है एंगल बिटवीन ए एंड सी। आपको बोले थे कि कभी भी दो वेक्टर के बीच में एंगल पूछा जाता है तो उसका क्या करते हैं, डॉट कर देते हैं, डॉट करते हैं, याद आ रहा। तो क्या लगा लेते हैं हम लोग, ए डॉट सी लगा लेते हैं। तो ए डॉट सी होने का मतलब क्या आ गया, अच्छा एंगल पूछ रहा था ना, तो हम लोग निकाल लेते हैं cos थीटा का वैल्यू पूछ रहा होगा। हाँ हम लोग तो डॉट करेंगे cos थीटा ही आएगा ना, चाहे वही करते तो वही फार्मूला बनकर आता। ये फार्मूला था ना, एंगल किसके पूछा था ये, तो डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ए और मैग्नीट्यूड ऑफ सी। हाँ वो फार्मूला ए डॉट सी करते तो वही आता ना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, cos थीटा निकालते थे ही आ जाता, डायरेक्ट इसी का यूज कर लिए। अच्छा ये सही है, क्लियर है कि कभी भी दो एंगल बीच निकाला जाता है तो क्या कर देते हैं उन लोग का डॉट कर देते हैं। हाँ यह याद रखने की जरूरत नहीं है कि cos थीटा बराबर ये होता, cos थीटा तो वहीं सी आ जाता। क्लियर है ना कंसेप्ट। ए वेक्टर बराबर कितना बेटा 8b वेक्टर, तो यहां लिख, और सी बराबर कितना है, तो यहां लिख लेते हैं 8b वेक्टर डॉट विथ कितना है 7b वेक्टर, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए। मैग्नीट्यूड ऑफ ए का मतलब क्या हो गया 8 और b वेक्टर हो जाएगा मैग्नीट्यूड इतना, और मैग्नीट्यूड ऑफ सी का मतलब -7b वेक्टर हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसको -56 आ जाएगा और मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, डाउट में बन जाएगा। अच्छा यहाँ भी +56 आ जाएगा, कहेगा माइनस क्यों नहीं, क्योंकि मॉडुलस के अंदर है तो पॉजिटिव ही आएगा। और यहाँ भी क्या बन जाएगा बी, और ये यहाँ भी मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, बी स्क्वायर बन जाएगा। अच्छा बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, ये से ये क्या आ गया -1, तो cos थीटा -1 कहाँ पे होता है, जब 180 डिग्री हो जाता है। तो ये हो गया आंसर, मेंस का क्वेश्चन है। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी जेईई मेंस का ही क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन। आपको देख के मैं थोड़ा लग रहा हो कि पता नहीं बॉक्स वगैरह आ गया तो टफ थोड़ा लग रहा होगा, बस देखने पर डर है। हाँ बस हिम्मत बना दीजिए, हाँ पर बनाइएगा, जरूर से जरूर बनाइएगा। ऐसा नहीं कि मेरा सोल्यूशन है सर बना ही रहे हैं तो मौका है सोल्यूशन देख लेने का। बेटे हम कितना भी क्वेश्चन करवा दें, कितना भी क्वेश्चन करवा दें, 1000 क्वेश्चन करवा दें, जब तक खुद से नहीं बनाइएगा, आप 10 प्रॉब्लम भी खुद से नहीं बनाइएगा, आपके लिए वेक्टर कुछ भी नहीं है। अगर खुद से क्वेश्चन अगर बना रहे हैं, बने ना बने ये सेकेंडरी मैटर है, अटेम्प्ट तो किए। अटेम्प्ट करने से क्या होता है कि बुद्धि अपना काम करता है, अपना दिमाग काम करता है। बने ना बने कोई मैटर ही नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं बने, लेकिन हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, एक सिंगल क्वेश्चन भी ना बने। दिमाग तेज होता है बेटा, दिमाग तेज होता है। नहीं बना क्या दिक्कत हुआ, दिमाग तो तेज हुआ, अटेम्प्ट तो करने की कोशिश किए, थोड़ा सा तो दिमाग लगाएं। मेरे सोल्यूशन देखने से क्या फायदा, कुछ फायदा नहीं होने वाला मेरा सोल्यूशन देखने से, जब तक खुद से नहीं बना रहे हैं। तो सोचिएगा अच्छा आप बना लीजिएगा तो फिर दोबारा बना लेंगे, बेटे नहीं हो पाएगा। आप गलत बनाओ, नहीं बनता है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। नहीं बनाने से अच्छा है कि एक बार बना तो देखें। समझ रहे बात को। अब देखिए बनाते हैं। क्या बोल रखा है कि u v w आर नन कोप्लेनर वेक्टर। अच्छा नन कोप्लेनर वेक्टर और बॉक्स लगा हुआ है, तो नन कोप्लेनर वेक्टर का मतलब क्या होता है कि बॉक्स का वैल्यू 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर बॉक्स का वैल्यू 0 हो जाता है इसके मतलब पैरेललोपाइपेड का वॉल्यूम 0 हो जाना। याद आ रहा कुछ कुछ, पैरेललोपाइपेड का वॉल्यूम क्या होता है, वेक्टर अगर मान चलो u v w है तो यही तो हो जाएगा, ये हो जाएगा पैरेललोपाइपेड का वॉल्यूम। अगर तो पैरेललोपाइपेड का होने का मतलब क्या है कि ये सब जो है प्लेन के अंदर है, कोप्लेनर है। समझ गए, नहीं सॉरी कोप्लेनर कैसे होगा, कोप्लेनर रहेगा तो फिर यही हो जाएगा। अब समझ रहे हैं ना, नन कोप्लेनर बोल रहा था। नन कोप्लेनर का मतलब, कोप्लेनर का मतलब क्या हुआ, इसका वैल्यू 0 हो गया। कोप्लेनर का ये कंडीशन है, कोप्लेनर का कंडीशन है कि इसका वैल्यू 0 हो गया। अगर नन कोप्लेनर बोल रहा था इसका वैल्यू 0 नहीं होगा। तो सबसे पहली बात ये समझ लें कि u v w आर नन कोप्लेनर, यानी नन के तीनों क्या है, नन कोप्लेनर मतलब तीनों अलग अलग वेक्टर है। समझ गए, तो इसका बॉक्स का वैल्यू हमेशा क्या होगा, 0 के बराबर नहीं होगा अगर नन कोप्लेनर है। अगर कोप्लेनर रहता तो इसका वैल्यू क्या हो जाता, 0 के बराबर हो जाता। सही है। तो नन कोप्लेनर वेक्टर एंड PQ आर रियल नंबर। इसमें क्या है, PQ एक रियल नंबर है, तो एक आपको ये इक्वालिटी दिया हुआ है और इसके बराबर क्या दिया रखा है, 0 दे रखा है। तो ऑप्शन पूछ रखा है मोर देन 2 बट नॉट ऑल वैल्यू ऑफ PQ, यानी PQ का वैल्यू निकालने के लिए आपको बोल रखा है कि PQ का वैल्यू कितना आएगा। समझ गए इस बात को। तो अच्छा क्या बोल रखा है u v w, इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो आपको पता होगा कि इससे 3 बाहर आएगा, जिससे रहता था ना 2 2 2 रहता था, 2 का पावर 3 बाहर आता था। समझ रहे ना, तो यहां से 3 अपने को पता है कि p या PQ ये सब क्या है, एक रियल नंबर है। बोल रखा है PQ क्या है, एक रियल नंबर है,
यहाँ 3 कांस्टेंट दे दिया है, इसको वेरिएबल के रूप में एक नंबर को दे दिया है। तो इससे पता है कि इससे जो बाहर आएगा वो 3p² बाहर आएगा। समझ गए? इसके अंदर जो बच जाएगा u, v और w बच जाएगा, ये पता है वेक्टर के फॉर्म में है। अच्छा, माइनस यहां से बेटा क्या बाहर आएगा, p और q दोनों बाहर आएगा, और इसके अंदर v, w, u। देखते हैं साइक्लिक फॉर्म में है v, w, u नहीं। हम लोग बना लेते हैं, पहले क्या आता है u, v, w ना, हम लोग बना लेते हैं u, v और w। तो देखते हैं साइक्लिक के फॉर्म में है क्या, v, w, u साइक्लिक के फॉर्म में है, तो इसको u, v, w ही लिखेंगे हम लोग। ये बात समझ में आ रहा? अच्छा, इसके बाद यहां से क्या बाहर आएगा, 2q² बाहर आएगा। अच्छा, देखेंगे क्या, w, v, u, w, v साइक्लिक के फॉर्म में नहीं है, तो माइनस, यहां माइनस ऑलरेडी एक माइनस और लगा, प्लस लगा लें और क्या लिख लिए, u, v और w आ जाएगा, ये आ जाएगा। अच्छा, u, v, w कॉमन ले लें, कॉमन ले लेते हैं, तो बॉक्स u, v और w कॉमन आते ही यहाँ क्या बच गया बेटा, 3p²। अच्छा, इतना इक्वल टू क्या, 0 दे रखा है, 0 दे रखा है ना, तो यहाँ क्या बच 3 माइनस pq और क्या बच जाएगा, 2q² = 0 हो जाएगा। अच्छा, दो चीज का 0 होने का मतलब क्या है कि या तो ये 0 या तो ये 0 या दोनों 0, ये भी हो सकता है। लेकिन ये पहले ही बोल रखा है कि हम तो 0 नहीं है। क्यों बोल रखा है, क्योंकि नन को प्लेनर है। तो नन को प्लेनर का कंडीशन क्या होता है, बॉक्स इक्वल टू नॉट 0। अगर बॉक्स इक्वल टू 0 हो जाता है, इसके मतलब पैरेललोपाइड का वॉल्यूम को 0 हो जाना, और सब जो वेक्टर है सब एक ही प्लेन में लाई कर जाएगा। तो नन को प्लेनर का मतलब ये कंडीशन हो गया। तो ये तो 0 है ही नहीं, तो हो सकता है साला यही 0। तो अब बताओ ये 0 कैसे हो सकता है, ये 0 कैसे हो सकता है, क्योंकि ये तो 0 है नहीं, तो 100% फिर यही 0 है, तभी तो मल्टीप्लाई होकर 0 आया होगा। क्योंकि बॉक्स एक क्या है, एक रियल नंबर होता है, तो ये तो 0 है नहीं, तो फिर तो यही 0 हुआ होगा। तो सोचो, बताओ कि ये 0 कैसे हुआ होगा, जब एक साथ p और q का वैल्यू 0 हुआ होगा। सोचो ना कि p का वैल्यू 0 0, p का वैल्यू 0 तो 0, और यहां q का वैल्यू 0 तो 0, यानी कि p और q दोनों एक साथ 0 है। तभी अगर कोई भी एक 0 के बराबर नहीं हुआ तो नहीं होगा। मान चलो p को ले लिया, q को कुछ और मान लेते हैं, तो p तो 0 हो गया, यहां पर p को 0 लिया है तो ये 0 हो गया, बट q तो 0 नहीं हुआ, तो फिर तो बच गया। यानी कि इसका मतलब क्या है, p भी 0 है और q भी 0 है। इसके अलावा p और q को 0 के अलावा कुछ और वैल्यू लीजिए, कभी 0 नहीं होगा। इवन कि एक को भी अगर 0 के बराबर नहीं लेते हैं तो 0 नहीं होगा। तो यानी दोनों के एक साथ क्या होना पड़ेगा, क्या होना, p और q दोनों बराबर भी होगा और क्या होगा, 0 के बराबर भी होगा। यानी कि एग्जैक्टली एक वैल्यू आया p और q का और बराबर आया, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, एग्जैक्टली 1 वैल्यू ऑफ p और q। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को IIT 2 बार पूछ चुका है। कैसे पूछा है वो बताते हैं। ये जो क्वेश्चन आपके पास बोर्ड पर लिखा हुआ है, ये आपका 1900 कुछ में पूछा था। इसी IIT, पहले IIT ही होता था, और उसके बाद क्या है, जेई मेंस उसको 2012 या 13 या 10 में, समझ गए। इसी सेम टू सेम क्वेश्चन को क्या किया है, जो कैपिटल A वेक्टर है उसको छोटू वाला A दे दिया है, कैपिटल C को छोटू वाला C दे दिया है, कैपिटल B को छोटू वाला B दे दिया है, और यहां पे क्या किया है, ये जो इक्वेशन को सेटिस्फाई किया है इसको लिख दिया है A क्रॉस B और प्लस C = 0 लिख दिया है इस इक्वेशन को। तो ये इक्वेशन जेमेंस में जो पूछ रखा है वो करवा रहे हैं। तो A क्रॉस B = -C वेक्टर ले लेंगे, इससे क्या फर्क पड़ता है, सेम टू सेम क्वेश्चन दिया है। सोचिए, यानी कि अच्छा क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है, अटेम्प्ट कीजिएगा एक बार। हाँ, तो अब देखिए क्या करते हैं, क्या लिखा हुआ है। फिलहाल इस क्वेश्चन को बनाते हैं। A क्रॉस B = क्या दे रखा है, C वेक्टर। चाहता था इस C वेक्टर को माइनस करके इस तरफ भी दे सकता था, समझ गए। ये दे रखा है, और आपको क्या दे रखा है बेटा कि A वेक्टर डॉट B वेक्टर = 3, और B वेक्टर आपको फाइंड आउट करने बोल रहा है, समझ गए। B वेक्टर क्या बोल रहा है, आपको फाइंड आउट करने बोल रहा है। अच्छा, एक टॉपिक सबसे लास्ट क्लास में आपको पढ़ाए होंगे, सॉल्विंग वेक्टर इक्वेशन, याद आ रहा, रेसिप्रोकल के साथ पढ़ाए थे, सॉल्विंग वेक्टर इक्वेशन। देखिए, वेक्टर इक्वेशन का ही क्वेश्चन है, उसमें भी क्वेश्चन इसी तरह रहता था, बीच कहीं फंसा हुआ रहता था, कुछ डॉट का वैल्यू दिया रहता था, तो हम बोलते बेटा तुम ऐसा करो कि इसमें डॉट यूज कर लें। तो सोचो, अगर दोनों तरफ से क्रॉस यूज करते हैं तो A डॉट B, A वेक्टर बन जाएगा।
तो यानी इसमें हम क्या कर लेते हैं, क्रॉस ए वेक्टर ऑन बोथ साइड। इसमें इंपॉर्टेंट ये रहता है कि प्री करते हैं कि पोस्ट करते हैं, ये ज्यादा था, हम लोग प्री करते हैं। तो क्या आ जाएगा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए क्रॉस सी। हाँ, अगर मान चलिए इस तरफ माइनस अलग क्या आता क्वेश्चन, तो क्या आता माइनस ए क्रॉस सी, उसके बाद में सी क्रॉस ये बना लेते हैं। हाँ, उससे कोई दिक्कत नहीं होता। आपको इस ध्यान रखिएगा हमेशा कि अगर एक इक्वेशन दे रखा है ए बी सी में और एक डॉट का वैल्यू दे रखा है, यानी कि आपको क्वेश्चन कैसा दे रखा है, एक क्रॉस का इक्वेशन है, एक डॉट का इक्वेशन है, यानी कि एक क्वेश्चन में डॉट भी है और क्रॉस भी है, तो समझिएगा कि वेक्टर सॉल्विंग वेक्टर इक्वेशन का क्या है, क्वेश्चन है। समझ गए इस बात को। और क्रॉस लगाकर क्या कीजिएगा, इसका यूज करने का कोशिश कीजिएगा। क्लियर है यहां तक का? चलिए, अच्छा बेटा इसको अब क्या लिख सकते हैं कि ए यहां से तो स्टार्ट होगा, तो ए डॉट बी चला जाएगा। देखिए ए डॉट बी का हम लोग यूज कर लिए शानदार तरीका से, ए डॉट बी, और यहां क्या आएगा, ए वेक्टर, और माइनस यहां क्या आ जाएगा, ए डॉट ए आ जाएगा, ए डॉट ए, और क्या बनेगा, बी वेक्टर, और यहां क्या बनेगा, ए क्रॉस सी। अच्छा, ए डॉट बी पता है अपने को कितना है, 3a वेक्टर। अच्छा, ए डॉट ए का मतलब क्या हुआ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या हो जाएगा, √3। देखिए ना, आई जे के है ना, तो √3 दिखाई दे रहा, तो क्या आ जाएगा, √3 का होल स्क्वायर यहां कर लें, और क्या यानी सिंपल क्या कर लेते हैं, 3b वेक्टर कर लेते हैं। 3b वेक्टर इज इक्वल टू ए क्रॉस सी, तो हम लोग निकाल ही सकते हैं। कैसे, ऐसे करके आई जे और के, यहां क्या आ जाएगा बेटा, 1 1 1, और क्या आ सकता है 0 1 और -1। क्लियर है? हम इसको देख कर लिख देते हैं। क्या आ गया, इस तरफ से क्या आ गया, 3a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर। इसके सर के ऊपर क्या लगेंगे, प्लस माइनस प्लस लगाकर जब सॉल्व कीजिएगा तो जो वेक्टर आएगा वो आएगा आपका -2i वेक्टर प्लस j वेक्टर, और क्या आएगा, प्लस k वेक्टर, जब इसको सॉल्व कीजिएगा। समझ गए? अच्छा, यहां से जब 3 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, वेक्टर a माइनस वेक्टर b इज इक्वल टू -2i प्लस j और प्लस k, और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अपने को निकालने क्या बोला है, वेक्टर b को, तो वेक्टर b को उस तरफ ले जाते हैं, इसको इस तरफ लेकर आते हैं, यानी कि b वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ गया, a वेक्टर, यानी a वेक्टर बोल रहे हैं, a वेक्टर माइनस क्या आ जाएगा, -2i प्लस j और प्लस k, और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, 3। a वेक्टर लिखने का मतलब क्या हो गया बाबू, b वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ गया, a वेक्टर लिखने का मतलब i प्लस j और प्लस k आ जाएगा, और माइनस क्या आ जाएगा आपका, -2i प्लस j और प्लस क्या आ जाएगा, k, और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, 3। ये आ जाएगा। यहां से 3 एलसीएम ले लें, 3 एलसीएम लेते हैं, क्या आ जाएगा, 3i प्लस 3j और प्लस 3k हो जाएगा ये, और यहां पर तो माइनस लग कर वही आ जाएगा, -2i प्लस j और प्लस k, होल डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहां से आंसर क्या आ जाएगा आपका, 5 आ जाएगा, 5i नहीं आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2i और माइनस प्लस 2j, अब प्लस क्या आ जाएगा आपका 2 क्या आ जाएगा ना, 2k, और डिवाइडेड बाई 3। जो ऑप्शन में आंसर दिया था वो ऐसे दिया था, 5/3i प्लस 2/3j और प्लस 2/3k, ये आपका आंसर था। क्या इसको चाहते थे एक बार आप खुद से नहीं बना सकते थे? इससे ज्यादा हार्ड क्वेश्चन करवाए हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग इक्वेशन में, हाँ सॉल्विंग वेक्टर इक्वेशन में इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन करवा चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और को क्या लिखा है, इफ द वेक्टर्स दिस दिस दैट आर म्यूचुअली ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल का मतलब क्या हुआ, सब एक दूसरे पर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो पूछा लेमडा और म्यू का वैल्यू क्या हो गया, तीनों आपस में परपेंडिकुलर है, सब एक दूसरे पर क्या है, परपेंडिकुलर है। देखिए ए वेक्टर समथिंग दिया हुआ है, बी वेक्टर समथिंग दिया हुआ है, सी वेक्टर भी क्या दिया हुआ है, समथिंग दिया हुआ है। तो इसके मतलब क्या हुआ, ए परपेंडिकुलर टू बी, बी परपेंडिकुलर टू सी, सी परपेंडिकुलर टू ए, सब है ऐसा ही। लेकिन अगर ए परपेंडिकुलर टू बी करेंगे तो इससे काम चलने वाला नहीं है। कैसे कि ए डॉट बी इक्वल टू 0 लगा लेंगे, परपेंडिकुलर है, इसका डॉट कीजिएगा तो कोई फायदा आने वाला है, दोनों कांस्टेंट बन के आ जाएगा, क्योंकि लेमडा म्यू उसके पास है ही नहीं। तो कंडीशन कैसे लगाएंगे बेटा कि ए परपेंडिकुलर टू सी हो जाएगा, इस बात को मानते हो, ए परपेंडिकुलर टू,
और इस बात को बी परपेंडिकुलर टू बी सी होगा। अच्छा, दोनों को सी के साथ ही क्यों खेलें, क्योंकि सी के पास ही लेमडा और म्यू है। क्लियर है? तो अच्छा, अब क्या आ जाएगा, ए डॉट सी इक्वल टू क्या बन जाएगा 0, और यहां से क्या बन जाएगा बी डॉट सी इक्वल टू क्या बन जाएगा 0। तो अब करते हैं ए डॉट सी। ए डॉट सी का मतलब क्या हो गया, लेमडा, यहां से क्या आ जाएगा +1, और यहां से क्या बन जाएगा +2 म्यू इज इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा लेमडा +2 म्यू इज इक्वल टू क्या बन जाएगा -1। यही बन रहा है ना क्वेश्चन है, लेकिन -1 आया है, कुछ क्वेश्चन गलती लिख दिए। यहाँ -j है, यहाँ क्या है -j है, समझ गए? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ -1 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ इस तरफ क्या आ जाएगा +1 आ जाएगा। तो लेमडा +2 म्यू इक्वल टू क्या आ गया 1। इस तरफ क्या देखते हैं कि बी डॉट सी क्या बनता है, बी डॉट सी यानी क्या बन गया 2 लेमडा +4 प्लस म्यू इक्वल टू क्या बन गया 0। तो 2 लेमडा प्लस म्यू इज इक्वल टू क्या बन गया -4। और दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिएगा, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड, लेमडा और म्यू निकाल लीजिएगा और अपना आंसर आ जाएगा। देख रहे हैं कितना ज्यादा आसान क्वेश्चन है। चलिए और देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए इस क्वेश्चन को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन और इतना ज्यादा आसान क्वेश्चन है कि आप सोच ही नहीं सकते हैं। इस क्वेश्चन को कम से कम इस टाइप का, इस क्वेश्चन को नहीं बोल सकते, सेम टू सेम टाइप का, कुछ डाटा चेंज कर कुछ इस तरह उस तरह करके सेम टू सेम क्वेश्चन को IIT 5 बार इस क्वेश्चन को पूछ चुका है। समझ गए? आपको इस कुछ टॉपिक को सेम टू सेम क्वेश्चन को आपको लीनियर कॉम्बिनेशन में भी करवाए होंगे। लीनियर कॉम्बिनेशन जो टॉपिक पढ़ा रहे होंगे डॉट प्रोडक्ट के साथ, तो उसमें ये क्वेश्चन करवाए होंगे। समझ गए इस बात को? बहुत ज्यादा इसको बना के देखिएगा, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है। क्या बोल रखा है क्वेश्चन, लेट ए इक्वल टू वेक्टर दे रखा है, बी इक्वल टू वेक्टर दे रखा है, सी इक्वल टू वेक्टर दे रखा है। अब वेक्टर इन द प्लेन, कोई एक और वेक्टर आता है प्लेन में जो ए और बी से बनता है। अब वेक्टर इन द प्लेन ऑफ ए एंड बी, अब वो एक वेक्टर जो बनकर आता है ए और बी से बनता है, उसका प्रोजेक्शन जब सी पर पड़ता है तो वो 1/√3 आता है। तो मान लेते हैं इस प्लेन के अंदर जो वेक्टर आता है उसको पी मान लेते हैं। समझ गए? चाहे कुछ भी मान लो, तो लेट P be a vector lie in the plane of vector A and vector B। तो इसके मतलब हम ये लिख सकते हैं कि इसके प्लेन में बनने वाला लेमडा ए वेक्टर और म्यू बी वेक्टर बनेगा, ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर है? सब कंसेप्ट बता चुके हैं आपको। अब क्या आ जाएगा, लेमडा ए वेक्टर के नाम पर क्या लिख सकते हैं I +2j और प्लस के, इस तरफ से क्या आ जाएगा म्यू, और बी के नाम पर क्या आ जाएगा I - j और प्लस के। इसमें देखो कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं, ए और बी के प्लेन में लाई कर रहा तो लिख दिए, इसका प्रोजेक्शन सी पर पड़ेगा वो भी लिख देंगे। अच्छा, इसमें जब आई करेंगे, आई क्या आ जाएगा लेमडा प्लस म्यू आई आ जाएगा, इस तरफ से 2 लेमडा, इस तरफ से -म्यू ना, तो क्या आ जाएगा इस तरफ से 2 लेमडा, इस तरफ से क्या आ जाएगा -म्यू, और क्या बन जाएगा जे वेक्टर बन जाएगा, और इस तरफ से क्या बन जाएगा लेमडा, इस तरफ से क्या बन जाएगा म्यू, यानी लेमडा प्लस म्यू के वेक्टर, यानी कि यही जो हमारा क्या है पी वेक्टर है, जिसको निकालने के लिए बोल रखा है। अच्छा, इसका प्रोजेक्शन सी पे, इसका प्रोजेक्शन सी पे जो पड़ रहा है वो किसके बराबर है 1/√3 के बराबर। यानी बेटा प्रोजेक्शन किसका हुआ है भी का, प्रोजेक्शन किसका हुआ है पी का, किस पे सी पे। तो जिसका प्रोजेक्शन होता है उसको ऊपर रखते हैं, याद आ रहा? तो प्रोजेक्शन हुआ है किस पे सी पे, और इसको इस तरफ पी वेक्टर पे। तो क्या आ जाएगा देयरफॉर प्रोजेक्शन ऑफ पी, प्रोजेक्शन ऑफ पी ऑन क्या सी वेक्टर इज इक्वल टू 1/√3। तो इसको लिख सकते हैं पी वेक्टर और क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/√3। यहां पर क्या हो जाएगा P इज इक्वल टू कॉस थीटा के नाम पर आज के दिन क्या हो जाएगा कि दो वेक्टर का डॉट और उसी दोनों का मैग्नीट्यूड। तो क्या आ जाएगा P डॉट C डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ P, और मैग्नीट्यूड ऑफ C इज इक्वल टू 1/√3। तो P से P कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया P डॉट C डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ C। तो P डॉट C क्या हो जाएगा, यानी P तो बेटा यही है और C के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं C, यानी कि लेमडा प्लस म्यू का मल्टीप्लाई 1 से, इसका भी मल्टीप्लाई 1 से, इसका मल्टीप्लाई -1 से। सही, तो इसका मल्टीप्लाई 1 से तो क्या आ जाएगा लेमडा प्लस म्यू, इसका मल्टीप्लाई भी 1 से तो क्या आ जाएगा
2 लेमडा माइनस म्यू, और इसका मल्टीप्लाई किससे होगा? -1 से, के के साथ। तो क्या आ जाएगा? लेमडा प्लस म्यू, और डिवाइडेड बाय क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ सी है। तो देखते हैं सी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? √3 दिखाई दे रहा? जब मैग्नीट्यूड लेंगे तो नहीं दिखाई दे रहा? √3 और 1/√3, तो ये से ये कैंसिल हो गया, और देखिए ऊपर से ये भी कैंसिल हो गया। इसका मतलब क्या आ गया कि 2 लेमडा माइनस म्यू का वैल्यू क्या आ गया बेटा? 1 के बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया, तो यानी डायरेक्ट इसका वैल्यू आ गया। और लेमडा और म्यू का वैल्यू ऐसे जनरली हम लोग निकाल ही नहीं सकते हैं। अब कोई कंडीशन नहीं है कि लेमडा और म्यू का, अच्छा यहां से क्या आ गया? लेमडा म्यू बराबर क्या आ गया? 2 लेमडा नहीं, म्यू बराबर यहां से क्या आ जाएगा? म्यू को इस तरफ 2 लेमडा -1 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा 2 लेमडा -1 म्यू का वैल्यू। अब सबको क्या करते हैं? पी में रख के देखते हैं कि पी वेक्टर हमारा क्या बनता है। देखते हैं पी वेक्टर क्या बनता है। पी वेक्टर जो बनेगा, क्या बोल रखा है? लेमडा प्लस म्यू, तो म्यू के स्थान पर 2 लेमडा -1 लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं। तो क्या बनेगा? यहीं पर हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या बन जाएगा? लेमडा 2 लेमडा और -1 बनेगा म्यू के स्थान पर, तो क्या बन गया? 3 लेमडा -1, 3 लेमडा -1 आई वेक्टर। अच्छा 2 लेमडा माइनस म्यू का वैल्यू आ चुका है 1 ही, तो सिंपल प्लस जे लिख लेते हैं, तो प्लस जे लिख लिए। और लेमडा प्लस म्यू तभी निकाले थे, यही बराबर आ जाएगा, क्या आ जाएगा? किसके बराबर आ जाएगा? 3 लेमडा -1 और के फैक्टर के बराबर आ जाएगा। अच्छा देखिए ऑप्शन में किसके पास प्लस जे लगा हुआ है? प्लस जे इसके पास है, प्लस जे इसके पास है, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम है, आई और जे के। तो आई 3 है और के कितना? -3 है, लेकिन ये दोनों बोला है कि दोनों बराबर होना चाहिए और प्लस के साइन के साथ होना चाहिए, तो ये अपना आंसर नहीं होगा। समझिए क्यों कैंसिल किए? अगर यहाँ पर +3 रहता तो आंसर हम लिख सकते थे, बिल्कुल लिख लेते, बिल्कुल लिख लेते। इसी तरह यहाँ पर भी देखिए उल्टा अपोजिट साइन का है, ये भी आंसर नहीं होगा। अब इसको और इसको चेक करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि जब लेमडा और देखिए सब जो आंसर आ चुका है वो किसके टर्म में आ चुका है? लेमडा टर्म में। तो अगर हम लेमडा का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं तो हम क्या बोलेंगे? लेमडा ऑल रियल नंबर है। लेमडा क्या है? ऑल रियल नंबर है। तो चेक करते हैं हम लोग कि कहीं ये तो नहीं मिल जाए, तो हम लोग चेक करेंगे लेमडा का वैल्यू 1 रख के देखते हैं। तो लेमडा का वैल्यू जब 1 रखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? 2i प्लस जे, तो क्या आ जाएगा? 2i और 2 के भी आएगा लेकिन माइनस के साथ आएगा। तो जो अगर ये यहाँ पर प्लस रहता तो लेमडा का वैल्यू कितना आता? 1 के लिए सही हो जाता ये ऑप्शन। ये बात समझ रहे हैं? लेमडा का वैल्यू 1 रखते हैं, यहाँ पर प्लस का साइन रहता तो हमारा ये आंसर आ जाता किसके लिए? लेमडा 1 के लिए। लेकिन फिलहाल तो ये आंसर नहीं होगा। सोचो 3 कैसे आया होगा जब लेमडा का वैल्यू 2 रख के देखते हैं। तो लेमडा का वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, जो 5 ऑप्शन में नहीं है। तो और आप 3-4 तो रख ही नहीं सकते क्योंकि बहुत ज्यादा आने लगेगा। तो एक चेक करते हैं, -1 के लिए चेक करते हैं। तो -1 के चेक करेंगे कितना आएगा? -4i, और यहाँ भी -4i, माइनस को कॉमन ले लेते हैं, देखते हैं जो शायद इसके बराबर मिल जाए। तो पुट करते हैं क्या? पुट लेमडा बराबर क्या? -1। हम कुछ भी रख सकते हैं, हमारा मर्जी, लेमडा बिलोंग्स टू रियल नंबर हो गया ना, कुछ भी रख सकते हैं। तो जो पी फैक्टर बनेगा अपना वो क्या बनेगा बेटा? -4i बन जाएगा। यहां पर तो प्लस जे ही रह जाएगा, और यहां पर क्या बन जाएगा? -4 के फैक्टर। तो यहां पर क्या आ जाएगा? -4i -j और +4 के। तो देखिए ऑप्शन ये मिल रहा है अपना, लेकिन ये क्या बन रहा है? माइनस के बराबर मिल रहा है। अच्छा पी फैक्टर और माइनस पी फैक्टर में क्या अंतर रहता है? सिर्फ अपोजिट डायरेक्शन का, अपोजिट डायरेक्शन का सिर्फ क्या रहता है? अंतर रहता है। तो मान के चलिए पी फैक्टर ये है, हाँ, तो मान के चलिए पी फैक्टर अब क्या हो गया? इस डायरेक्शन में था पी फैक्टर, तो पी फैक्टर का डायरेक्शन इस तरफ नहीं हो सकता है, तब पर भी तो इमेज, इसका जो इमेज बनेगा उतना ही बनेगा, 1/√3 के बराबर ही बनेगा। अगर डायरेक्शन अपोजिट भी अगर इसका हो जाता, इसके मतलब वही तो हुआ, पी फैक्टर या माइनस पी फैक्टर, तब पर भी इसका प्रोजेक्शन तो 1/√3 ही बनेगा, नहीं बनेगा 1/√3। यानी कि इसके मतलब कि आंसर ये हो सकता है जिससे पी फैक्टर पर माइनस करके आया, जबकि ये माइनस करके दिया हुआ ही नहीं है। तो जो वेक्टर रियल में होगा वैसे होकर भी इमेज बराबर बन सकता है। तो इमेज ऐसे रहे या ऐसे रहे, या वेक्टर का डायरेक्शन ऐसे रहे ऐसे रहे, इमेज दोनों के लिए क्या बनेगा? सेम ही बनेगा। तो आप इसको जो यहाँ पर 1/√3 लगाएं, आप चाहते थे प्लस माइनस 1/√3 बना कर सकते थे। समझ गए? ये कंसेप्ट क्लियर हो गया अच्छा तरीका से कि क्यों माइनस आने के बावजूद भी आंसर हो गया, कि डायरेक्शन उसका क्या हो गया? उल्टा। लेकिन जब इसको ऐसे करेंगे तब तो वही आएगा, इमेज तो वही बराबर। बोला है कि ऐसा इसके साथ
P का C के साथ ऐसा रिलेशन बनाइए कि उसका इमेज आना चाहिए 1/√3 का उसका लेंथ, आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वगैरह नहीं डर किया थी, स्टार्ट है, सही हो गया। अच्छा देखिए, हाँ ये IIT एडवांस का क्वेश्चन है, सोच कर, बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचने, एडवांस का क्वेश्चन है तो बेटा थोड़ा सोचना ही पड़ेगा, इसके लिए तो मेहनत करना ही पड़ेगा। जे मेंस के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है, जे मेंस के लिए मेहनत करने की जरूरत ज़्यादा नहीं है, एडवांस के लिए तो मेहनत करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एडवांस होगा नहीं, आप बेटा मेहनत करोगे तो होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं हो, मेहनत करेगा तब होगा इस एडवांस के लिए। जे मेंस के लिए आप ऊपर ऊपर भी हल्का फुल्का पढ़ लिए तो हो जाएगा। क्लियर है? देखिए स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रखा है? O एक ओरिजिन है, PQR एक आर्बिट्री ट्रायंगल है। ये नहीं बोल रखा है कौन सा ट्रायंगल, इसलिए बोल रहा है आर्बिट्री ट्रायंगल है। द पॉइंट OP.OQ प्लस OR.OS बराबर इसके बराबर है, और ये तीनों आपस में ये सब क्या है, बराबर बराबर दे रखा है। तो देन द ट्रायंगल PQR, उसमें क्या है कि S जो पॉइंट है, एक ट्रायंगल के अंदर S पॉइंट है, ट्रायंगल के अंदर एक पॉइंट क्या है, S। तो पूछ रखा है वो S क्या है, सेंट्रोइड है, सरकम सेंटर है, इन सेंटर है या ऑर्थो सेंटर है। समझ रहे बात को? तो स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करते हैं कि बना लेते हैं कि आर्बिट्री ट्रायंगल बना लेते हैं PQR, समझ गए, PQ और R। अच्छा इसको, इस रिलेशन को, इस रिलेशन में देखिए कि इस तरफ OQ है, इधर भी OQ है, इस तरफ OS है, नहीं OR, तो इस तरफ भी OR है, यानी कुछ कॉमन लेने वाला पोर्शन है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को पहले उठाते हैं, इसको उठाते हैं और इसको उठाते हैं, समझ गए। और इसमें देखते हैं क्या, इस तरफ लिखा हुआ है OP.OQ, OQ है ना, तो इसको क्या करते हैं, इसको माइनस करके आएंगे तो कॉमन आ जाएगा। तो कॉमन क्या आ जाएगा, OQ जब कॉमन लेंगे, OQ जब कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा अपना बनकर OQ, OP वेक्टर और माइनस क्या आएगा, OS वेक्टर, ये आ जाएगा। इसी तरह OR और OR, हाँ तो प्लस OR क्या ले लिए, कॉमन ले लिए, तो डॉट क्या बनकर आ जाएगा, OS वेक्टर और माइनस OP वेक्टर, ये बनकर आ जाएगा। अच्छा अब ओवर, अच्छा इन दोनों में क्या अलग अंतर क्या है, OS इस तरफ है, माइनस कॉमन लेंगे तो दोनों बराबर, ये और ये बराबर हो जाएगा। देखो ना OP से भी बनाए, सिर्फ माइनस का अंतर है तो क्या लिख लेते हैं, OQ डॉट OP माइनस OS वेक्टर और माइनस कर लिए OR वेक्टर, तो इस तरफ क्या आ गया, OP वेक्टर माइनस OS वेक्टर हो गया। और इस चीज को कॉमन ले लें हम, इस चीज को क्या करते हैं कॉमन, तो क्या आ जाएगा अपना OP माइनस OS वेक्टर, तो क्या बन गया इस तरफ OQ माइनस OR वेक्टर, समझ गए। अच्छा O क्या है बेटा, ओरिजिन है, S कोई अंदर पॉइंट बना हुआ है और S और O कहीं पर होगा ओरिजिन, अपने को नहीं पता कि कहाँ है, अपने को नहीं पता कि वो कहाँ है, बस होगा। अच्छा OP लिखने का मतलब क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ O, समझ गए। तो OP जब ज्वाइन करेंगे तो O तो ओरिजिन है, यानी सिंपल P वेक्टर बनकर आया होगा, तो P माइनस S वेक्टर लिखा हुआ है। अच्छा तो P वेक्टर का पोजीशन वेक्टर P मान लेते हैं, OQ का पोजीशन वेक्टर Q मान लेते हैं, जैसे O की रहने दो, इसमें कुछ नहीं मार्क करना। ये बात समझ में गया कि ये जो वेक्टर लिखा हुआ है, मन की आंखों से देखिएगा तो ये वेक्टर कौन सा लिखा हुआ है, OP माइनस OS का मतलब क्या हुआ, P माइनस S, P माइनस S, P माइनस S, सही है ना, और भी तो S ही होगा। तो अच्छा S तो वेक्टर ये है अपना, S वेक्टर क्या है ये, तो P माइनस S, P माइनस S, P माइनस S, तो इसके मतलब जो वेक्टर बनेगा उसका नाम क्या पड़ेगा, SP, तभी तो होगा पोजीशन क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो SP बनेगा, SP वेक्टर बन जाएगा, तभी तो होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ, यानी कि SP, 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 यानी कि ये वेक्टर बनेगा बेटा, देखना तो ये वेक्टर बनेगा, ये वेक्टर बनेगा, यानी कि इसके नाम पर SP वेक्टर दे दें, कोई दिक्कत यहां तक का। अच्छा यहां पर मन की आंखों देखेगा तो Q माइनस R लिखा हुआ है, तो Q माइनस R, Q माइनस R का मतलब ये वेक्टर, Q माइनस R का मतलब ये वेक्टर, तो लिख लेते हैं थोड़ा सा Q वेक्टर Q माइनस R, तो Q माइनस फाइनल माइनस इनिशियल, तो यानी क्या Q आने के लिए Q इस तरफ होगा, RS वेक्टर होगा, यानी कि इस तरफ RS वेक्टर ले लें, इज इक्वल टू 0, अरे इज इक्वल टू 0 आएगा ना, सब 0 बराबर आएगा ना,
ये आरक्यू वेक्टर हो कि आरएस वेक्टर हो? अच्छा आरक्यू, सॉरी जी, आरक्यू। सब जीरो बराबर आएगा ना, ये बराबर इसको किया इस तरफ लाए तो जीरो बराबर आ गया ना। अच्छा, दो का डॉट जीरो होने का मतलब तुम क्या समझता? परपेंडिकुलर होगा। एसपी और आरएस कैसा होगा? आरएस, आरएस तो ये आ गया। अच्छा आरक्यू ना, सही, आरक्यू। तो इसके मतलब कि एसपी, एसपी ये वेक्टर एसपी परपेंडिकुलर डॉट विथ आरक्यू, आरक्यू का मतलब, आरक्यू का मतलब ये वाला वेक्टर आरक्यू, सॉरी आरक्यू, आरक्यू तो ऐसे बन रहा ना, लेकिन गलती आ रहा है कुछ, तो पोस्ट करना। हाँ सर बिल्कुल सही है, जो भी है सही है बिल्कुल, हाँ कोई दिक्कत का बात नहीं। क्या एसपी परपेंडिकुलर है आरपी, इसको और आगे नीचे बढ़ा दो, समझ गया? इसको और क्या करते हैं, तो क्या है वर्टेक्स एक परपेंडिकुलर है या इस पे, तो सिमिलरली अब आगे बनाने की जरूरत नहीं है, अगर बुद्धि से काम लगाइएगा तो, क्योंकि अब मान के चलो सेंट्रॉइड किसको बोलते हैं? मीडियन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को। सरकम सेंटर किसको बोलते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के। इन सेंटर किसको बोलते हैं? एंगल बाइसेक्टर को। तो ऑर्थो सेंटर किसको बोलते हैं? एल्टीट्यूड्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को। ये एल्टीट्यूड्स तो ही, तो अगर ऊपर से नीचे पर परपेंडिकुलर आता है तो इसको एल्टीट्यूड्स तो ही बोला जाता है। तो एल्टीट्यूड्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को क्या बोलते हैं? ऑर्थो सेंटर। जब इसको बनाइएगा तो ये परपेंडिकुलर ऐसे इस पे आ जाएगा, समझ गए बात को? तो जानते हैं हम लोग, हाँ एल्टीट्यूड्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को क्या बोला जाता है? ऑर्थो सेंटर। तो आगे बनाने की जरूरत अब नहीं है, नहीं तो आप ही चाहते थे इसको और इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, तो कुछ इसी टाइप का क्या आगे बन के आ जाता था, एक एल्टीट्यूड्स और बन गया रहता। हाँ तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते रहना कहीं धुंधला ना हो। हाँ देखिए, ये जो क्वेश्चन है IIT 2014 का एडवांस का है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में MCQ में है, समझ गए? और बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन, आपको बोल रखे थे 3-4 क्वेश्चन हम लोग मेंस का लेने वाले हैं, 5-6 क्वेश्चन, और 3-4-5 क्वेश्चन हम लोग एडवांस का लेने जा रहे हैं। एक एडवांस का क्वेश्चन किए और एक और करने जा रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। बेटा एक बार जरूर बनाकर देखना, आधा ही बना दिए तो वो भी बहुत काफी है, जितना दिमाग कम कर जाएगा वही आपके लिए सही है। लेकिन बेटा अगर ऐसे छाप लोगे बेटा नहीं मजा आएगा बेटे। अब तो हम देख भी नहीं सकते तुम बना रहा कि नहीं बना रहा, तुम तो वीडियो सोल्यूशन मेरे देख लेते हैं, क्लास में रहते तो होमवर्क में दे देते और पूछते हैं कि बनाएं कि नहीं बनाएं। तो आज तो आपके पास ऑप्शन है वीडियो देख लोगे, लेकिन बेटे एक बार जरूर बनाना, तभी फायदा करेगा। हाँ चलिए बनाते हैं। क्या बोल रखा है कि लेट x y z बी 3 वेक्टर्स ऑफ ईच ऑफ मैग्नीट्यूड √3, यानी कि x y z एक क्या है? वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड सबका कितना है? सब √2 के बराबर है, तो लिख लेते हैं। मैग्नीट्यूड वाइज सब क्या है? सेम है। अच्छा, और क्या बोल रहा है? एंड एंगल बिटवीन ईच पेयर ऑफ देम, और सब के बीच में एंगल जो है वो 60-60-60 का है, यानी कि x और y के बीच में एंगल 60, y और z के बीच में 60, z और x के बीच में 60। तो 60 होने का मतलब है तो क्या आ जाएगा? x डॉट y, क्योंकि मैग्नीट्यूड वाइज सेम भी और एंगल भी सेम है, तो आपको बताए होंगे हाँ कि सोचो ना, मैग्नीट्यूड भी सब वेक्टर का सेम है और एंगल भी सबका सेम है, तो जो डॉट करेंगे सब एक ही आएगा, समझ रहा? तो क्या x डॉट y डॉट z और z डॉट x, किसी को एक सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? किसी को ही सॉल्व कर लेते हैं बात वही आएगा, तो इसको सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ x मैग्नीट्यूड ऑफ y और क्या बन जाएगा? cos 60 डिग्री। तो क्या आ जाएगा? √2 इंटू √2 इंटू 1/2, तो कट के 1 आ जाएगा। यानी सबका जो डॉट है वो किसके बराबर है? 1 के बराबर है। इसके मतलब ये हो गया, एंगल देने का मतलब हो गया। अब क्या क्वेश्चन बोल रहा कि इफ ए कोई एक का देखो नाम क्या है बोलना, हाँ ए का नाम क्या है बोलना। ए इज अ नॉन जीरो वेक्टर, एक नॉन जीरो वेक्टर है, परपेंडिकुलर है x पर और y क्रॉस z पर परपेंडिकुलर है, तो बताओ ए वेक्टर क्या है? हम बार बार बोल रहे हैं कि ए एक ऐसा वेक्टर है जो दो अलग अलग वेक्टर पर परपेंडिकुलर है। इसके मतलब तो ए वेक्टर क्या होगा? अबे दोनों का क्रॉस, अरे दोनों क्रॉस होगा ना? नहीं समझ में आ रहा? हम आपको याद भी करवाए होंगे कि बोलेंगे कि हम 3D में बोलेंगे कि बताओ एक ऐसा वेक्टर का नाम बताओ जो दोनों पर परपेंडिकुलर है। तो सोचो ना, जिस समय ए क्रॉस बी करेंगे और एक एन कैप बनकर आता है वो दोनों पर परपेंडिकुलर होता है। तो भूल गया ये, अपने से कॉपी पढ़े तब ना पता चले। इतना तोता जैसा रट के बनावे कि कभी भी पूछेंगे कि एक ऐसा वेक्टर का नाम बताओ जो दोनों पर परपेंडिकुलर है, तो तेरा मुंह से निकलना चाहिए दोनों को क्रॉस कर दीजिए। ज्यादा अब सोचो ना, दोनों का क्रॉस करते हैं, मान चलिए ए वेक्टर और बी दोनों का क्रॉस करेंगे तो दोनों क्रॉस से एक ऐसा वेक्टर निकलेगा जो दोनों पर परपेंडिकुलर होगा। तो वही ना बोलेगा कि एक ऐसा वेक्टर का नाम बताओ जो दोनों पर
परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब दोनों का क्रॉस कर दो। तो क्या लिखते हैं कि देयरफॉर कि ए इज परपेंडिकुलर टू बोथ, क्या परपेंडिकुलर किस पे है, एक्स पे एंड वाई क्रॉस जेड पे है। तो इन दोनों का क्रॉस कर दें तो ए वेक्टर बराबर इस बात को मानते हो कि क्या होगा, एक्स क्रॉस वाई क्रॉस जेड। तो इसमें एक चीज ध्यान क्या रखिएगा, जब दोनों का क्रॉस करते हैं तो अपने को मैग्नीट्यूड नहीं पता रहता है, अपने को मैग्नीट्यूड और अच्छा अगर एक्स वेक्टर वाई वेक्टर और जेड वेक्टर अगर कंपोनेंट के फॉर्म में दिया हुआ रहता, हाँ तब तो कुछ ना कुछ तो बनकर आ ही जाता मैग्नीट्यूड, लेकिन ऐसे एक्स वाई जेड करेंगे तो कुछ बनकर तो आएगा, बट क्या बनकर आएगा वो नहीं पता। समझ गए बात को हम क्या बोल रहे हैं कि जब दो वेक्टर का क्रॉस करते हैं तो अगर एक्स वाई जेड अगर कंपोनेंट के फॉर्म में रहता, एक्स वाई जेड अगर कंपोनेंट के फॉर्म में रहता तो मैग्नीट्यूड तो अपना खुद वो ले लेता, निकाल लेता जो आना रहता, लेकिन एक्स वाई जेड क्या कंपोनेंट के फॉर्म में है, आई जे के फॉर्म में है, नहीं है, तो इसका अपने को ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता नहीं लग पाएगा। हाँ तो हम लोग अपने जनरल मैन से मान लेंगे कि वो हमेशा लेमडा के बराबर आएगा। हाँ तो इसको लेमडा से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि अपने को मैग्नीट्यूड के बारे में कुछ पता नहीं है। और एक वेक्टर को लिखने के लिए मैग्नीट्यूड और वेक्टर का दोनों डायरेक्शन का जरूरत पड़ता है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो वो तो वेक्टर आ जाएगा, बट क्या आएगा तुमको पता चलेगा, वो तो एक्स वाई में ही रह जाएगा। हाँ वही कंपोनेंट के फॉर्म में रहता तो पता चल जाता। तो आज के बाद ध्यान से रखिएगा कि अगर कोई वेक्टर के फॉर्म में कंपोनेंट के फॉर्म में नहीं दिया हुआ है तो अपने मन से क्या लगा लेंगे बेटा, लेमडा लगा लेंगे। तो लगा लेते हैं लेमडा, ये तो बाहर ही रहेगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए एक्स डॉट जेड करना पड़ेगा, एक्स डॉट जेड और यहां वाई वेक्टर हो जाएगा और माइनस एक्स डॉट वाई और क्या बन जाएगा, जेड वेक्टर, ये बन गया। अच्छा एक्स डॉट जेड अपने को पता है सब किसके बराबर है, 1 के बराबर है, तो यहां पर क्या बन गया, लेमडा वाई वेक्टर माइनस जेड वेक्टर हो जाएगा, सिंपल, दोनों का कितना 1 के बराबर आ जाएगा ना। अच्छा अपने को ऑप्शन जो दिया है बोला बी वेक्टर ए वेक्टर ए वेक्टर ए वेक्टर, यानी कि ए वेक्टर आपको सिंपली निकालने के लिए बोला है। अच्छा ये ए वेक्टर के बराबर आ गया, सोचिएगा कितना आसान है बेटा, कितना आसान है, आप सोच भी नहीं सकते हो कितना आसान है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू में बोला जाता टफ रहता है, साले कुछ भी दम नहीं रहता। ये ए वेक्टर आ गया। अब ए वेक्टर हम लोग चेक करते हैं, ए वेक्टर के नाम पर क्या दिया हुआ, ए वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा वाई माइनस जेड, तो वाई माइनस जेड तो हम लोग का मिल चुका है, तो वाई माइनस जेड तो ये है, यहां पर क्या माइनस जेड माइनस वाई, तो वही माइनस को कॉमन लगाकर ये ला दिया है, तो यानी कि हो ना हो लेमडा का वैल्यू ए डॉट वाई हो, अपने को ऐसे पता नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं इसी से लेमडा का वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। अगर लेमडा का वैल्यू ए डॉट वाई आ गया तो दोनों आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम बात लिखा हुआ है, यहाँ पर वाई माइनस जेड है और माइनस को कॉमन ले लिया तो जेड माइनस वाई आ गया। तो अच्छा बताओ कि ए वेक्टर में ए डॉट वाई लिखने का मतलब क्या है, कि दोनों तरफ से वाई डॉट किया होगा। तो इसके बाद क्या करते हैं, लेमडा का वैल्यू कैसे निकाल रहे हैं, कैसे सोच कर निकालें, कि ऑप्शन के पास गए, किसके पास गए, देखे कि वाई माइनस जेड तो मिल गया, लेमडा के स्थान पर ए डॉट वाई होगा, तो हम लोग यहां से लेमडा का वैल्यू निकालने के लिए क्या कर दिए, दोनों तरफ से डॉट लगा दिए। तो तुम सोच रहे होगा सर जेड को डॉट क्यों नहीं किए, तब नहीं करेंगे क्योंकि वाई वाई दोनों में है, तो क्या करेंगे यहां से लिखते हैं क्या, डॉट वाई, डॉट वाई, तो इस तरफ से क्या बन जाएगा, ए डॉट वाई, इस तरफ लिखते हैं ना, थोड़ा इस तरफ करते हैं, क्या बन जाएगा इस तरफ से ए डॉट वाई, इस तरफ से लेमडा है ये रहने दो, यहां पर क्या बन जाएगा y डॉट वाई बनेगा, y डॉट वाई नहीं बनेगा, देखो ना y डॉट लगाए तो y डॉट वाई, यहां पर क्या बन जाएगा y डॉट जेड, हाँ माइनस y डॉट जेड। तो बताओ कि लेमडा y डॉट वाई का मतलब y का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, अब मैग्नीट्यूड y का क्या हो जाएगा, √2 के बराबर आया है ना, सब √2 के बराबर आया है, तो यहां पर 2 हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा, अरे y डॉट जेड, तो क्या आ गया सिंपल, यहां पर लेमडा आ गया ए डॉट वाई के बराबर। तो इस बात को मानते हो, लेमडा का वैल्यू ये आ गया, तो वेक्टर ए हमारा क्या बन गया, वेक्टर ए देखना क्या बन गया, क्या बन गया, अब यहां पर लिखना वेक्टर ए इज इक्वल टू लेमडा का वैल्यू क्या आ गया, ए डॉट वाई और क्या बन गया वाई माइनस जेड। तो अपना आंसर ये हो गया, इसी में से अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये भी नहीं बन जाएगा, तो अपना बी और डी सही हो गया, कोई दिक्कत यहां तक का, कोई भी दिक्कत।
अब बोला है ए और सी के लिए चेक करते हैं कि बी के बारे में क्या बोल रखा है। बी के बारे में क्या बोल रखा है, बहुत आसान है। हाँ, इसको मिटा लें हम। आसान लग रहा शिवम बाबू, ज्यादा हैंग कर रहा दिमाग। इतना आसान तो ले रहे क्या? और सोचो कितना एडवांस पढ़ रहे हैं हम लोग। तुम लोग बिलीव नहीं करो कितना एडवांस पढ़ रहे हैं। सोचो नहीं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और इतना आसान लग रहा है यार, एडवांस का क्वेश्चन है। और रिसेंटली 2017 का क्वेश्चन, नहीं सॉरी 2014 का है कि 17 का है, ये 2014 का क्वेश्चन है, समझ गए। अच्छा, ये अब बी के लिए देखो बोल रखा होगा परपेंडिकुलर टू इतना, एंड बी इज नॉन जीरो वेक्टर परपेंडिकुलर टू इस पे और इस पे परपेंडिकुलर है, तो वही काम करने वाले हैं। बी जो है परपेंडिकुलर है इसके, मतलब दोनों का क्रॉस करते हैं, वाई क्रॉस जेड क्रॉस एक्स। बोलो कि लेमडा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कर देना। तो क्या आ जाएगा, बी वेक्टर इक्वल टू, बताना क्या आएगा। बी वेक्टर इक्वल टू क्या बन जाएगा, लेमडा वाई डॉट जेड एक्स, वाई डॉट एक्स और किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, जेड के साथ, और माइनस लग जाएगा वाई डॉट जेड और किसके साथ हो जाएगा, एक्स के साथ। चलिए लेमडा, क्या पता है साइन देख लेना ये सब कैसे आएगा। वाई डॉट एक्स बराबर सिंपल जेड आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा ना, और ये भी क्या आ जाएगा 1 के बराबर, तो माइनस एक्स आ गया। तब से देखो बी के में जेड माइनस एक्स तो है ही है, तो हो ना हो किससे डॉट करे, तुम ही बताओ कि बी किससे डॉट करे, जेड से डॉट करे, ये बी वेक्टर के बराबर है ना। तो इस तरफ डॉट लगा तो जेड के साथ क्या करेंगे, डॉट करेंगे। तो क्या करते हैं, डॉट विथ जेड, तो क्या आ जाएगा, बी डॉट जेड आ जाएगा इज इक्वल टू लेमडा, यहाँ पे 2 माइनस एक्स डॉट जेड करेंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ पर जेड डॉट जेड तो √2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पर लेमडा का वैल्यू ये आ गया, लेमडा का वैल्यू ये आ गया ना, देखो ना 2 में से तो बी, तो आ जाएगा बी का क्या हो जाएगा, बी डॉट जेड और जेड माइनस एक्स, यानी कि ये आंसर आ जाएगा। अब ऑप्शन सी भी थोड़ा चेक कर लेते हैं। ऑप्शन सी क्या बोल रखा है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा। तो ए वेक्टर अपना पता है, बी वेक्टर पता है, दोनों का डॉट कर लेंगे, कर लेगा ना डॉट, इतना आसान है। तो अपना सी भी आंसर आ जाएगा, समझ गए, यानी कि ए बी सी डी चारों सही हो गया। सोचो कितना आसान है। तो तुमको लग रहा होगा कि सर आप ना सोचनी है, ये तो क्वेश्चन आप सोचनी है, हम तो नहीं बना पाएंगे ना एग्जाम में। तो बेटे इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एडवांस मेरा कॉपी से पढ़कर नहीं हो सकता है कि आप सोचिएगा कि सर का कॉपी इतना ज्यादा पढ़ा दिए हैं। तो बेटे मैं बार बार बोल रहा हूं, मेरा कॉपी पढ़ने से एडवांस नहीं होने वाला। हम एडवांस के लिए पढ़ाए हैं, ऐसा नहीं कि एडवांस का कोई भी, मान चलिए तुमसे क्वेश्चन नहीं बनता तो क्या मेरा गलती है। हम तो क्या इसका कंसेप्ट तुमको नहीं बताए हैं, ऐसा है कि इसका कंसेप्ट हम नहीं बताए हैं, तुमको बताए हैं इसका कंसेप्ट को, लेकिन इस कंसेप्ट को बाहर निकालना दिस इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। समझ गए, आपके अंदर वो कंसेप्ट है, आप उसको बाहर कैसे निकालिएगा, बुक से प्रैक्टिस करके। अब फिर कुछ ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रीवियस ईयर मन से बना लो, समझ गए। ऐसा तो अधिकांश क्वेश्चन हम ही बना दे रहे हैं, बट आप खुद से अटेम्प्ट एक बार कीजिए। आपके खुद गलत होता है, एक दो जगह फंसते, कुछ तो सीखते हैं। अरे कुछ नहीं सीखते तो ए के नाम पर इसका, बी का नाम पर ये क्रॉस तो कर लेते, इतना तो बुद्धि काम करता कि बोल रहा है कि बी इक्वल टू इस पर परपेंडिकुलर, इस पर परपेंडिकुलर, तो ये तो सोचता कि दोनों का साला क्रॉस कर दें, कुछ तो सोचता। और नहीं बनाने से कुछ भी नहीं सोचेगा। अब वही सब क्वेश्चन जब एडवांस का प्रॉब्लम बनाना स्टार्ट कीजिएगा, जेईई मेंस तो दबकर मर जाएगा, वो तो बेचारा दब जाएगा। हाँ, मेरा कॉपी पढ़कर मेंस अच्छा से कर सकते हैं, समझ गए बात को। तो बेटे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बुक में इस टाइप का क्वेश्चन बहुत दे रखा है, हाँ बहुत दे रखा है। ऐसा यार प्रीवियस ईयर बना लोगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि ना हो। कोई ज्यादा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, मेरा कॉपी और प्रीवियस ईयर हो ही नहीं, मानी पॉसिबल ही नहीं है कि ना हो पढ़ाने के बाद। और मेरा कॉपी पढ़ाने के बाद ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि एडवांस का क्वेश्चन ना बने, क्योंकि हर एक कंसेप्ट यार जितना हर एक थियोरिटिकल जितना ज्यादा टाइम लगे, हमको जितना ज्यादा मेहनत लग जाए उससे फर्क नहीं पड़ता, समझ गए। आप पढ़ो मन लगा कर यार, पढ़ते ही रहो। हाँ, ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं बने। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए, ये क्वेश्चन 2016 एडवांस का है या 17 का है, याद नहीं है, 16 का है शायद, और मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है, समझ गए। आपको बार बार बोल रहे हैं प्रीवियस ईयर जरूर बनाना। देखिए क्या बोल रखा है कि यू कैप बी अ यूनिट वेक्टर। हाँ, u1 u2 u3 इसका क्या है, कंपोनेंट है इन R3 R का पावर 3, एंड W कैप इक्वल टू ये दे रखा है
गिवन दैट देयर एग्जिस्ट अ वेक्टर भी, ये क्या कर रहा, प्लेन में भी एग्जिस्ट कर रहा, ऐसा एग्जिस्ट कर रहा कि मैग्नीट्यूड ऑफ u क्रॉस b इक्वल टू 1 और भी, यानी कि देखिए कि R3 का मतलब होता है प्लेन, शायद प्लेन ही होता होगा, समझ गए। तो क्या बोल रखा है कि भी एक वेक्टर है जो आपको u और v के बारे में दे रखा है। अब भी बोला कि प्लेन में इस तरह एग्जिस्ट कर रहा है कि w u v साइड के साथ ये इक्वेशन को बना रहा है। तो बोल रहा है कि भी इसमें क्या है, बहुत आसान क्वेश्चन है। भी इसके और इसके साथ क्या कर रहा है बेटा, सेटिस्फाई कर रहा है, और w और u तो नोन है। अरे u तो नोन ही है ना, मान चलते u1 u2 u3 नोन नहीं है, बट क्वेश्चन तो फिक्स ही कर दिया कुछ ना कुछ। अच्छा, अब चलिए देखते हैं कि क्या करते हैं, कि इसको सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है यहाँ पे, एक रिलेशन क्या दे रखा है, u और v क्रॉस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। तो आपको याद होगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b का फॉर्मूला क्या आपको बनाए होंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b साइन थीटा। इसमें n कैप वगैरह का लफड़ा नहीं रहता, ये पता है। तो इसी तरह इसमें क्या बन जाएगा, इसका क्या बन जाएगा वो लिखते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ u कैप मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v, और क्या बन जाता है, इन दोनों के बीच में एंगल क्या ले लेते हैं, थीटा इज इक्वल टू 1। ये तो बोल रहा है u कैप इज अ यूनिट वेक्टर, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। तो क्या ये तो हो गया क्या 1 के बराबर। तो सिंपल यहां से क्या आ गया, एक इक्वेशन वेक्टर भी साइन थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 1, एक इक्वेशन ये आ गया। चलिए अच्छा, सेकेंड इक्वेशन क्या दे रखा है आपको कि w कैप डॉट विथ u कैप क्रॉस v इज इक्वल टू क्या दे रखा है 1। इसमें मैग्नीट्यूड नहीं रखा है, यानी कि n कैप इसमें आएगा इस बार। तो क्या बन जाएगा, w का कैप डॉट विथ क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ u मैग्नीट्यूड ऑफ v साइन थीटा, और क्या बन जाएगा n कैप इज इक्वल टू 1 बन जाएगा। अच्छा, ये तो 1 के बराबर हो जाएगा बेटा। अच्छा, तो इतना दूर का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखो ना 1 के बराबर आ जाएगा, आ जाएगा, यानी कि ये भी वैल्यू क्या हो गया 1 के बराबर आ गया। समझ गए, ये कैप के कारण 1 हो गया, इसके के कारण क्या हो गया 1। तो यानी कि बच क्या क्या आ गया कि w कैप डॉट n कैप इज इक्वल टू 1 बच गया। अच्छा, इसका तो डॉट कर ही सकते हैं, क्या आ गया कि मैग्नीट्यूड ऑफ w कैप मैग्नीट्यूड ऑफ n कैप, और क्या आ जाएगा कॉस थीटा। हम लोग ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, तो w और n के बीच में एंगल क्या यूज कर लेते हैं, अल्फा फाई, कुछ भी ले सकते हैं अल्फा। अच्छा, ये पता है कि ये भी 1 के बराबर हो जाएगा और ये भी 1 के बराबर आ जाएगा। तो यानी कॉस अल्फा इक्वल टू कितना बन गया 1। तो अल्फा इक्वल टू कितना बन गया 0 डिग्री। अल्फा और w बीच में क्या बन गया, तो इसके मतलब क्या हुआ कि w और n के बीच में 0 डिग्री का बनने का मतलब हुआ कि दोनों पैरेलल है, कोलिनियर है, और एक ही डायरेक्शन में है। अगर 180 डिग्री बनता तब पर भी पैरेलल होता और एंटी डायरेक्शन में होता। क्लियर है, चलिए सही है। तो इसके मतलब लिख लेते हैं, इसके मतलब हम लोग क्या लिखते हैं, देयरफॉर इफ अल्फा इक्वल टू 0 डिग्री देन w कैप एंड n कैप आर पैरेलल इन द सेम डायरेक्शन। यहां तक तो जो गिवन मौजूद था वो हम कर लिए, जो करना था अपने को पता है। यहां से क्या पता चल गया कि w और n कैप क्या है, सेम डायरेक्शन में क्या है, पैरेलल है। अब देखिए जो आपसे पूछा है वो v के बारे में पूछा है, और अब देखिए बुद्धि हम लोग क्या सोचते हैं कि n कैप आया होगा कैसे। देखिए जब u क्रॉस v किए तब n कैप आया था, सोचो ना n कैप कैसे क्रिएट लिया है। अच्छा, n कैप बोले या w कैप बोले, दोनों बात आप तो बराबर हो चुका है। सोचो कि n कैप आया कहां से, u क्रॉस v से, तो हम लोग का आंसर भी u क्रॉस v से आने वाला है। तो अब देखिए बनाते हैं, देखिएगा कि ये मान लेते हैं, ले लेते हैं u वेक्टर, u कैप मान लेते हैं, ये मान लेते हैं कि आप ना v वेक्टर। और जब इन दोनों को क्रॉस करेंगे तो ये प्लेन बनेगा हमारा, u क्रॉस v करेंगे ये प्लेन बनेगा, और इसी के डायरेक्शन में n कैप आ जाएगा। अच्छा, इसी के डायरेक्शन में w कैप भी ले लें, इसी के डायरेक्शन में w कैप। समझ गए बात को, ये समझ में आ गया कि n कैप का जनरेट कैसे किया, जब u क्रॉस v किए तभी n कैप आया, जो यहां पर से आप शो कर रहे हैं इस चीज को। अच्छा, अब देखिए, अब समझने वाली बात है क्या है कि बोल रहा है क्या कि v का कौन सा वेक्टर होगा, कि
क्या बोल रहा है कि देयर इज एग्जैक्टली वन चॉइस फॉर वेक्टर भी। क्या जब भी को एक कोई फिक्स वेक्टर करेंगे, यहां समझने वाली बात है कि आंसर देखिए कैसे आता है। अब कुछ बनाने की जरूरत नहीं, थ्योरेटिकल आंसर आएगा कि क्या वी वेक्टर को अगर फिक्स करेंगे तभी एन कैप का जनरेट करेगा। कि अगर मान चलिए, अच्छा यू कैप तो फिक्स है, यू कैप क्या है, ये फिक्स कैप है। क्यों? क्यों यू आपको गिवन में है। चलिए अलग बात है कि u1 u2 u3 नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है, लेकिन ये तो बोल दिया फिक्स है, u1 u2 u3 का कुछ वैल्यू आकर क्या हो जाएगा, वो फिक्स आ जाएगा। अब भी क्या करेगा, अपना प्लेन में वैरी करेगा। अच्छा भी कहां से कहां तक वैरी कर सकता है, इस प्लेन में ही वैरी करेगा। अच्छा तो जो एन कैप आया है, क्या एन अगर v को यहां पर फिक्स कर देंगे तभी ये परपेंडिकुलर इस पे हो सकता है। कि अगर v यहां पर आएगा तब क्या ये परपेंडिकुलर नहीं होगा। तो इसके मतलब, अच्छा अगर इसको v को वैरी करवाने का मतलब क्या है कि इसका मैग्नीट्यूड तो सेम रहना चाहिए। वैरी करवाने का मतलब मैग्नीट्यूड सेम। तो अच्छा ऐसा बताइए कि अगर मैग्नीट्यूड भी सेम रहे और कंपोनेंट अलग अलग हो जाए, जैसे एग्जांपल लेते हैं, आपको v वेक्टर मानते हैं, ऐसा के लिए लेते हैं 2i माइनस चाहे 2j और प्लस के, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 3। अच्छा इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, यहां ले लिए i, यहां पर कर दिए 2j, यहां पर कर दिए 2k, इसका भी मैग्नीट्यूड क्या है 3। तो वेक्टर अलग अलग होकर भी मैग्नीट्यूड क्या रह सकता है, सेम हो सकता है, ये बात मान लिए। तो चलिए इस वेक्टर का चलो मैग्नीट्यूड आज 3 मान लिए। इस वेक्टर क्या करते हैं, इस वेक्टर कभी यहां ला देते हैं, कभी यहां ला देते हैं। तो नियम क्या बोलता है थ्योरी, कि अगर एक ही प्लेन के अंदर क्रॉस कर रहे हैं तो ये हमेशा इस पर क्या होते रहेगा, परपेंडिकुलर होते रहेगा। और इसको वैरी नहीं करवा सकते, ये फिक्स है, इसको वैरी नहीं कर, वैरी यही करेगा। तो इस प्लेन में वैरी करके भी क्या ये परपेंडिकुलर हो सकता है। तो 100% एक, जैसे ए क्रॉस बी कर रहे हैं और उस पर परपेंडिकुलर आ रहा, तो ए क्रॉस बी के दरमियान इस प्लेन, ये जो प्लेन बना, तो इसको अगर नीचे भी ला देंगे हल्का नीचे, तो प्लेन तो बन ही रहा ना, एक ही प्लेन में है ना, फिर भी ये एन कैप। तो ये आज के बाद जानिए कि ए क्रॉस बी करेंगे और बी को अगर वैरी भी करवाते रहते हैं तब पर भी उसका परपेंडिकुलर आएगा ही आएगा, और यही एन कैप आएगा। यानी कि इसका मतलब क्या है, देयर इज एग्जैक्टली वन चॉइस, नहीं एक ही चॉइस भी का नहीं हो सकता, और भी ज्यादा हो सकता है, क्योंकि देखो वेक्टर अलग अलग होकर भी तो मैग्नीट्यूड वही आ गया। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, देयर आर इन्फिनेटली मेनी चॉइसेस फॉर वेक्टर भी। यहां तक सही, यानी कि ये ऑप्शन गलत हो गया, ये क्या हो गया, सही हो गया। अब देखिए सी और डी के लिए चेक करते हैं, क्या बोल रहा कि इफ, अच्छा यू कैप भी अपने को पता नहीं है लेकिन फिक्स है। क्या बोल रहा, यू कैप लाइज इन एक्स वाई प्लेन, समझ रहे हैं, यू को लाइज किस में कर रहा है, एक्स वाई प्लेन में। यू किस में लाइज कर रहा है, एक्स वाई प्लेन। अच्छा तो यू कैप हमारा क्या बन गया। अब ऑप्शन चेक करते हैं, फॉर ऑप्शन सी के लिए चेक कर रहे हैं, फॉर ऑप्शन सी के लिए चेक कर रहे हैं। क्या बोल रहा कि यू लाइज इन एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन का मतलब क्या होगा कि उसका जेड कंपोनेंट 0 हो जाना होगा ना, एक्स वाई प्लेन में उसमें जेड तो होगा ही नहीं ना। तो जो यू कैप हम लोग का होगा, तो हम लोग लिखते हैं कि इफ यू कैप लाइज इन एक्स वाई प्लेन देन जेड इज इक्वल टू 0। तो यू कैप क्या बच गया हम लोग का, u1i प्लस u2 जे, और जेड तो 0 हो गया, यानी जेड का कंपोनेंट भी 0 हो गया, वो के भी नहीं लेना है क्योंकि के किसके अलोंग लाई करता है, जेड के अलोंग, और वो तो खत्म ही हो गया क्योंकि एक्स वाई, क्योंकि जैसे जेड का कंपोनेंट लेंगे वो एक्स वाई जेड तीनों में लाई करना स्टार्ट कर देगा वेक्टर। तो ये हो गया ये। तो पूछ रहा है क्या कि इफ यू अगर इसमें एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा, एक्स वाई प्लेन में अगर लाई कर रहा तो क्या दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो अब चेक करते हैं इस बात को। तो बताओ कि यू का आप तो समझ में नहीं आ रहा कैसे बना। हाँ अब तो कुछ किसी का खोपड़ी काम कर रहा नहीं काम कर रहा होगा कि मैग्नीट्यूड बराबर होगा कि नहीं होगा, हमको क्या पता, थोड़ा चेक करते हैं। तो अब सोचो कि यू के किसी के साथ रिलेशन है, यू का रिलेशन किसके साथ है, एक्स वाई के साथ है, ये वेक्टर के फॉर्म में किसके साथ है। क्या यू के साथ भी का रिलेशन है, बिल्कुल है। यू के साथ एन का रिलेशन है, बिल्कुल है। यू का रिलेशन डब्ल्यू के साथ है, बिल्कुल है, क्योंकि यू के बारे में पूछ रखा है। तो यू का रिलेशन किसके बीच में आया, देखो सोचते कैसे हैं, समझ रहा है कि कुछ पता नहीं चल रहा था, इसका रिलेशन सोचना स्टार्ट किए। तो यू का रिलेशन भी के साथ भी है, एन के साथ भी है और डब्ल्यू के पास भी है। तो तुमको अब देखो पता कौन कौन है, तुमको क्या भी पता है, नहीं पता है, वेरिएबल है। क्या तुमको एन कैप के बारे में जानकारी है,
नहीं है। ये पता है कि दोनों पर परपेंडिकुलर होगा एन कैप, उसके बारे में जानकारी नहीं है। क्या तुम्हें डब्लू के बारे में जानकारी है? बिल्कुल है, डब्लू के बारे में जानकारी है। अच्छा, अगर एन कैप यू पर परपेंडिकुलर है, क्या डब्लू कैप यू पर परपेंडिकुलर नहीं है? बिल्कुल है। यानी कि यू और डब्लू के बीच में एक अकेला है जो संघर्ष कर रहा, वो कौन कर रहा? डब्लू, और डब्लू संघर्ष कर रहा। यू के साथ संघर्ष करने वाला कौन है? अकेला और डब्लू। उन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? परपेंडिकुलर का। यानी कि इसके मतलब क्या हो गया? इसके मतलब कि डब्लू कैप परपेंडिकुलर टू यू कैप, इस बात को मानते हो? इसके मतलब दोनों का डॉट क्या हो गया? डब्लू कैप डॉट विथ यू कैप इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। तो इन दोनों का डॉट करवाते हैं, तो डब्लू का डॉट यू के साथ, यू ये है तो डब्लू, तो इसका कॉम्पोनेंट 1/6 बना, तो 1/6 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे? u1 से, तो क्या बन जाएगा? 1/√6 u1 बन जाएगा। फिर इसका भी अंडर रूट ये भी बन जाएगा ही 1/√6 u2 इज इक्वल टू 0। यहां पर तो इसके साथ तो है ही नहीं के कॉम्पोनेंट, तो 0 ही हो जाएगा। इसको राइट साइड लेते चले जाएं तो क्या बन जाएगा? 1/√6 u1 माइनस 1/√6 u2, ये कैंसिल हो गया, तो बच गया क्या? u1 इज इक्वल टू माइनस u2। तो दोनों का तरफ मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड पूछ रहा है ना, तो दो माइनस कैंसिल होगा, खत्म हो जाएगा। तो यानी मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम होगा, बिल्कुल सेम होगा। तो यानी कि ये बिल्कुल हम लोग का क्या है? सही है। समझ गए? देखो इतना तक बना दिए ना। जो नहीं बच्चा बनाया, डी ऑप्शन जरूर चेक करना। ऐसे तो हम सब बना दे रहे हैं, लेकिन जरूर चेक करना इतना बावजूद भी। हाँ, अब देखिए स्टार्ट करते हैं, डी के लिए ऑप्शन चेक करते हैं। अच्छा, क्या क्वेश्चन टफ है? अगर तुम लोग प्रैक्टिस, हम बोल रहे हैं कि जब डायरेक्ट बनाएगा तो नहीं बनेगा, सोचेगा कि चलो सर तो बोले हैं कि सब आसानी क्वेश्चन रहता है एडवांस में, और जाकर बैठ गया, तब बेटा नहीं बनेगा। इसके लिए क्या होना चाहिए? प्रैक्टिस होना चाहिए, तो बन जाएगा। क्वेश्चन ये सब बोला जाएगा क्या? हमसे अगर कोई पूछे क्या टफ क्वेश्चन आया आईआईटी में, तो बेटा नहीं, तुम बोल सकता टफ क्वेश्चन आया है, लेकिन हम नहीं बोल सकते टफ क्वेश्चन आया। जो टफ रहेगा हम बोल देंगे बहुत ज्यादा पेचीदा। बेटा ये सब पेचीदा नहीं है, टाइम भी बहुत ज्यादा कंज्यूम हो रहा है। समझ गया? चलिए अब डी के लिए ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन डी भी वही है। क्या बोल रहा कि यू लाइज इन एक्सजेड प्लेन, यानी जे यहां पे 0 होगा, यानी जो यू कैप बचा वो क्या बचा? u1i प्लस u3k बना, क्योंकि u2 तो 0 हो गया, क्योंकि एक्सजेड प्लेन में करा। तो इसका भी बताएं किसके साथ इसका होगा? u डॉट इतना इक्वल टू 0 आज भी रहेगा, आज भी यही 0 रहेगा। तो यहां क्या करेंगे? इसका इसके साथ करवाएंगे तो क्या आ जाएगा? इसका इसके साथ क्या? अंडर 1/√6 u1। अच्छा, u2 तो 0 बन गया, इसका वर क्या है? 2/√6 होगा ना वर, क्या आ जाएगा? प्लस 2/√6, और यहां क्या बन जाएगा? u3 इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। इसको इस तरफ ले गए तो √6 से √6 कैंसिल हो जाएगा, और गए तो माइनस में गया तो किस तरफ आ जाएगा? u1 माइनस 2 u2 3 बनेगा, 6 कैंसिल हो जाएगा ना अंडर √6। अच्छा, जब दोनों का मैग्नीट्यूड लेंगे तो u1 माइनस 2 u3 बनेगा, तो आएगा u1 इज इक्वल टू 2, यानी जो 2 लगा हुआ है किसके साथ लगा हुआ है? u3 के साथ। और अच्छा, यहां पर जो 2 लगा हुआ है किसके साथ लगा हुआ? अच्छा, अगर यही यहां पर 2 लगा हुआ रहता तो आंसर सही हो जाता, लेकिन आज का क्या आंसर हो जाएगा? गलत। तो अपना आंसर बी और सी होगा। तुम ही बताओ ईमानदार, इसका टफ क्वेश्चन था ये? कितना आसान आसान क्वेश्चन आता है। ठीक है सर, तो आप नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। इसमें हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं। क्या बोल रखा है कि एक टेट्राहेड्रॉन है, समझ गए, जिसका लेंथ ऑफ एजेस, रेगुलर टेट्राहेड्रॉन मतलब क्या होता है? सबका लेंथ जो होगा, टेट्राहेड्रॉन के बारे में बता चुके हैं कि 4 साइडेड होता है, और वो क्या है? लेंथ जो है सब किसके बराबर है? 1 बराबर है। और जो टेट्राहेड्रॉन का नाम दिया है DABC, समझ गए, DABC, तो D का मतलब वो पीक पे होगा, समझ गए। A यहां पे मान लेते हैं, B यहां मान लेते हैं, और C यहां मान लेते हैं। हाँ, इज अ पॉइंट। बोला है E and F आर टेकन ऑन द एजेज ऑफ AD एंड BD, यानी कि E जो है क्या है? AD पे है, E AD पे है, तो E यहां मान लेते हैं, और BD पे क्या है? F है, BD, यानी इस पे क्या होगा? F होगा, समझ गए, रेस्पेक्टिवली, सच दैट E डिवाइड्स DA एंड F डिवाइड्स BD इन रेशियो 2:1 ईच,
यानी दोनों पर है 2:1 ही की रेशियो में है, यानी कि E डिवाइड्स कर रहा है DA को, यानी कि इस तरफ से 2:1, समझ गए। और क्या कर रहा है F डिवाइड्स BD इस तरफ से 2:1 का, समझ गए, ये डिवाइड कर रहा, क्लियर है। अच्छा, तो बोला है क्या, देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल CEF, यानी CE का मतलब ये हो गया, इसका F के मतलब ये हो गया, यानी कि इसका एरिया निकालने के लिए बोल रखा है। तो इसका एरिया निकालने के लिए इसका कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए, इसका कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए, इसका कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए, और हाफ करके दो का क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। देखिए, तो अब आपको बताए होंगे कि अगर दिया होता है किसी को कुछ मान लीजिए, हम ए बी सी वेक्टर मानते हैं, तो उसमें बोलते हैं एक को ओरिजिन आप हमेशा माना कीजिए क्वेश्चन 1 के दरमियान, ये भी आपको बता रखे हैं। अब ओरिजिन को सिलेक्ट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसको, सोचो कि सबसे ज्यादा किसका जरूरत पड़ रहा है, इसका क्रॉस इससे करेंगे, इसका क्रॉस इससे करेंगे, इसका क्रॉस माने डी सबसे ज्यादा रहा है, तो इसी का मान लेते हैं ओरिजिन 0, इसको ए को मान लेते हैं ए वेक्टर, ई वाला ए को, इसको मान लेते हैं बी वेक्टर, और इसको मान लेते हैं छोटू वाला सी वेक्टर। अब सोचो सबसे पहले ई निकालते हैं, तो ई का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा बताना हमको। ई का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को इससे, यानी कि सिंपल 2a वेक्टर डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा, 2a वेक्टर डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। एफ का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, एफ का कोऑर्डिनेट 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि क्या आ जाएगा, सिंपल बी वेक्टर डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा, हाँ 3, सही है। यानी कि अपने को ये कोऑर्डिनेट पता है, अपने को ये कोऑर्डिनेट पता है, अपने को ये भी कोऑर्डिनेट पता है। अच्छा, सबका, अच्छा एक चीज और यूज कर लेते हैं ना, सबका साइड लेंथ कितना है, ए के बराबर है। इसके मतलब क्या है कि सब वेक्टर ए का लेंथ कितना है, ए वेक्टर बी का, हाँ, यानी सब ए के बराबर है, हाँ। सबका मैग्नीट्यूड क्या है, ए के बराबर है। तो इसके में लिख लेते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी और मैग्नीट्यूड ऑफ सी सब किसके बराबर है, ए के बराबर है। अच्छा, एक बात और क्या बोल रखा है कि रिस्पेक्टिवली सच दैट ई डिवाइड्स इतना, हाँ अच्छा, हाँ एक बात और, टेट्राहेड्रॉन में आपको बताया हो कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है, याद आ रहा कि टेट्राहेड्रॉन का मतलब क्या बताए थे कि इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है, और इक्विलैटरल ट्रायंगल का हर एक साइड जो रहता है कितना एंगल बनाता है, 60। तो इसके मतलब क्या हो गया कि ए वेक्टर और एंगल का बी वेक्टर, या बी वेक्टर एंगल विथ सी वेक्टर, या सी वेक्टर एंगल विथ ए वेक्टर, सब कितना बनाएगा, 60। तो इसके मतलब सबका डॉट बराबर होगा, इसके मतलब ये लिख सकते हैं ए डॉट बी, क्योंकि मैग्नीट्यूड भी सेम है। आज ही क्वेश्चन बताया कि मैग्नीट्यूड और एंगल अगर दोनों सेम रहे तो सब डॉट क्या आएगा, बराबर आएगा। इसका मतलब ए डॉट बी डॉट सी और सी डॉट ए सब बराबर है, और किसके बराबर आएगा लिख लेते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी और cos 60। तो इसके मतलब क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना हो गया, ए ही हो गया, हाँ, a इंटू ए और cos 60 √3/2, 1/2 कितना होता है cos 60 1/2, सही बोला, 1/2। तो कितना आ गया, ये आ गया a²/2 आ गया, a²/2। चलिए सही है, अब सबका पता है, हाँ ये सब तो गिवन से यूज कर लिए। अब इसका, इस ट्रायंगल का एंगल, ट्रायंगल निकालने के लिए इसका और इसका क्या कर देते हैं, क्रॉस कर देते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल CEF इक्वल टू लिख सकते हैं हाफ CE क्रॉस CF, ऐसा लिख सकते हैं, C क्रॉस CF, CF ना CE थोड़ी होगा, CF ना जी, CF। तो इसके मतलब क्या हो गया, CF लिखने का मतलब पोजीशन फैक्टर ऑफ F माइनस पोजीशन फैक्टर ऑफ C। तो पोजीशन फैक्टर ऑफ F कितना हो गया, B/3 और माइनस पोजीशन फैक्टर ऑफ C, पोजीशन फैक्टर ऑफ C तो C ही है। तो इन दोनों में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, B-3C हो जाएगा, जब एलसीएम ले लेंगे तो B-3C। तो हाफ क्या आ जाएगा, B-3C डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, और क्रॉस विथ, यही है ना, B-3C। अच्छा, अब क्या आ जाएगा कि इसके मतलब क्या हो गया, पोजीशन फैक्टर ऑफ F माइनस पोजीशन फैक्टर ऑफ C। अच्छा, C यहां नहीं होना चाहिए ना, ये गलती है ना, CF FE होना चाहिए ना, FE सही है।
एफ ई। तो अब क्या आ जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ ई माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ एफ। तो ई का पोजीशन वेक्टर कितना बेटा 2ay 3 और माइनस क्या आ जाएगा एफ के साथ by 3। तो यहां पर 2a माइनस बी डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, 2a माइनस बी और डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा। यहां सही है। अच्छा ये बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा बाहर 1/2 क्रॉस 3 और क्रॉस 3। अंदर जो बच गया वो क्या बच गया, मैग्नीट्यूड 3 इसका और क्रॉस 2a माइनस बी हो जाएगा। अच्छा यहां पर क्या आ गया 1/18, इसका मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा कि इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसका, तो क्या बन जाएगा 2b क्रॉस a बन जाएगा, b क्रॉस a। इसका मल्टीप्लाई इससे करें तो क्या आ जाएगा -6c क्रॉस a। अच्छा दोनों का इससे मल्टीप्लाई हो गया, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे 0, इसका इससे मल्टीप्लाई सॉरी सपोज करना था। हाँ अब देखिए क्या करें, इसका तो इससे हो गया, इसका इससे हो गया। अब जब इसका इससे क्रॉस करेंगे तो वो तो 0 हो जाएगा b क्रॉस b। इसका जब इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा 3c क्रॉस a, c क्रॉस b ना, 3 क्रॉस b। अच्छा अब इसको अच्छा से लिख लेते हैं क्या, ये तो 1/18 है ना, 1/18 और क्या कर लेते हैं 2 क्रॉस क्या है 2 टाइम्स b क्रॉस a। अब इसको साइमेट्रिक फॉर्म में लिख लेते हैं। तो इसका साइमेट्रिक फॉर्म क्या बनेगा -2a क्रॉस b। इसका साइमेट्रिक क्या बनेगा 6, देखो a क्रॉस b, इसके बाद क्या बनेगा b क्रॉस c बनेगा। तो इसको ये लिख लें, देखो a क्रॉस b, इसके बाद क्या नाम आएगा b क्रॉस c। तो इसको माइनस ले लें, इसके माइनस करेंगे 3 और क्या बन जाएगा b क्रॉस, इसको माइनस ही फिलहाल रहने देते हैं, -c क्रॉस a साइमेट्रिक में ही है देखो ना, a क्रॉस b क्रॉस c क्रॉस a। अच्छा इससे माइनस कॉमन ले लें। अब मॉडुलस के अंदर माइनस रहने का कोई फायदा नहीं, वो तो पॉजिटिव बन ही जाएगा। क्या करेंगे माइनस को कॉमन ले लेके माइनस को मॉड अलग कर देंगे, ऐसे भी कर सकते हैं। mn जब रहता है तो क्या कर सकते हैं मॉड m, चाहे इसी तरह रहता है -2 रहता है, इसका मतलब क्या होता है -1 और +2 ऐसे करते हैं। हाँ तो वो हो सकता है, यानी कि इसके अंदर नीचे देखो तो ये दिख रहा है सारा, पूरे क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब ऊपर बनाते हैं ना। अच्छा अब ध्यान क्या दीजिएगा 1/18 चाहे मिटा लेते हैं क्या, इस तरफ तो मिटा ही सकते हैं ना, क्वेश्चन से नहीं मिटाते हैं। अब क्या लिखते हैं 1/18 और ये क्या बन जाएगा 2a क्रॉस b बन जाएगा, 2a क्रॉस b प्लस 3b क्रॉस c प्लस 6c क्रॉस a। इसको क्या बना लिए सिमेट्री। तो हाँ तुम ध्यान देते रहना कि आता है कि नहीं, ठीक ना। अच्छा अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं, समझ गए इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, क्योंकि इसको डायरेक्ट हम लोग क्रॉस कर नहीं सकते हैं। हाँ तो इसको देखिए सॉल्व करने के, इसको क्या मान लीजिए अल्फा, इसको क्या मान लीजिए बीटा और इसको क्या मान लीजिए गामा। तो आपको बताए होंगे कि मॉडुलस में वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c इक्वल टू होता होगा अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। याद है ये फॉर्मूला। हाँ तो यही फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। इसको क्या मान लिया अल्फा बीटा गामा। तो इसके मतलब क्या आ गया कि 1/18, बाप रे बाप। हाँ इसको मान लिया क्या अल्फा बीटा गामा अंडर रूट में। हाँ तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा, अब यहां पर सोचिएगा कि क्या लिखा हुआ अल्फा स्क्वायर सॉरी अल्फा बीटा और गामा प्लस में, तो फॉर्मूला क्या बनेगा अल्फा स्क्वायर बनेगा। तो अल्फा स्क्वायर के नाम पर तुम क्या बोलोगे, अल्फा स्क्वायर के नाम पर 4 और a क्रॉस b का होल स्क्वायर, ये बोलोगे आप। अच्छा इसी तरह इसको क्या बोलेगा 9 और b क्रॉस c का होल स्क्वायर प्लस इसको क्या बोलेंगे 36 और c क्रॉस a का होल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab ab करते ही पहले 6 आ गया। हाँ ab करते ही चाहे अल्फा बीटा अल्फा इंटू बीटा, तो ab का मतलब कितना होगा 6 और 2 अल्फा बीटा लेंगे तो हो जाएगा कितना 12। तो यहाँ क्या आ जाएगा +12
और क्या बन जाएगा ए क्रॉस बी और डॉट यहाँ पर आएगा बीच में, हाँ, और क्या आ जाएगा बी क्रॉस सी। इसी तरह इसको इसमें करेंगे तो 18 गुना 36 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा प्लस 36 बी क्रॉस सी और डॉट विथ क्या आ जाएगा सी क्रॉस ए। इसी तरह फिर क्या करेंगे, इसका डॉट इसके साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 2 12 24 प्लस 24 और क्या बन जाएगा सी क्रॉस ए डॉट विथ ए क्रॉस बी। यहां तक कोई दिक्कत बाबू? चलिए अब इसको हम आगे बढ़ते मिटा के, समझ गए? अच्छा, ये पता है अपने को कि मैग्नीट्यूड वाइज भी सेम है और एंगल वाइज भी सेम है। अच्छा, अब देखिए इसका निकालते हैं वैल्यू। हाँ, इसको अच्छा, हाँ ये बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मॉडुलस अभी ये सब खत्म हो गया। हाँ, ये सब अब क्या चल मेरा अंडर रूट में चल रहा है। हाँ, ये सब क्या चल रहा है अंडर रूट में चल रहा है, समझ में? ये सब क्या चल रहा है अंडर रूट में चल रहा है। अब हम क्या करते हैं, इसका वैल्यू निकालेंगे, इसका वैल्यू, इसका वैल्यू, इसका वैल्यू, सबका वैल्यू निकालते हैं। अच्छा, इसके मतलब क्या हो गया कि अगर इसका वैल्यू निकालते हैं ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर निकाल लें, ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर। यार जो मॉडुलस में नहीं, अगर सिंपल ऐसे भी अगर रहता तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ गए? बशर्ते यहाँ पर मैग्नीट्यूड इसलिए लगा दिए, आपको बता देते हैं, क्योंकि अल्फा स्क्वायर हो रहा, अल्फा स्क्वायर मतलब अल्फा डॉट अल्फा हुआ होगा, तो मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर लगा दिए। आपको बताएंगे ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे, हाँ दोनों बात क्या पड़ेगा मैग्नीट्यूड, तो इसलिए मैग्नीट्यूड लगा दिए थे। हाँ, चाहे ऐसे भी ले लीजिए, ए क्रॉस बी का क्या करेंगे होल स्क्वायर। तो ये पता है कि मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, तो इसके मतलब क्या हो गया कि अब मैग्नीट्यूड को अगर सेम करा तो इसमें ये आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। हाँ, इसके बीच का ए और बी के बीच में एंगल मान लिए थीटा मान लिए, और थीटा कितना हो जाएगा 60 डिग्री, तो यहाँ पर 60 ही लिख लें और इसका क्या कर देते हैं होल स्क्वायर। अच्छा, ये बात मानते हैं कि जो इसका वैल्यू होगा वही बी क्रॉस सी का भी वैल्यू होगा, वही सी क्रॉस ए का भी वैल्यू होगा, इतना दूर का वैल्यू सेम होगा। इस बात को एग्री करते हो ना? अच्छा, क्योंकि मैग्नीट्यूड ए के स्थान पर बी हो जाएगा, बी का स्थान पर सी हो जाएगा, और साइन 60 ही रहेगा, वैल्यू सबका क्या आएगा सेम। तो इसका मतलब इसका वैल्यू कितना आ गया बेटा, वो बताना, ए इंटू ए साइन 60 √3/2 का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। तो इसके मतलब क्या आ गया ए स्क्वायर, तो ए का पावर 4 और 3/4 हो जाएगा, 3/4 हो गया। इसके मतलब ये जो 3/4 है इसका भी वैल्यू है, इसका भी वैल्यू है। चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब निकाल लेते हैं ए क्रॉस बी और बी क्रॉस सी, समझ गए? तो अब निकालते हैं इसको भी, क्या निकालते हैं ए क्रॉस, पेन तो कुछ चल ही नहीं रहा, थोड़ा पॉज करना होगा। हाँ, देखिए आपको बता क्या रहे थे कि इसका वैल्यू निकाल रहे थे, किसका, इसका और इसका वैल्यू निकाल रहे थे। तो क्या आ जाएगा, इसका और इसका वैल्यू किसके बराबर आ गया, हम इसको u मान लिए, आपको सॉल्व करने बताएंगे इस तरफ से, इसको क्या कर लिए u मान लिए, u डॉट इसके बराबर हो गया। अच्छा, जब u डॉट बी क्रॉस सी था आपको बॉक्स दिखने लगा होगा। अब बॉक्स का नियम क्या बताए थे आपको, क्या यार चल ही नहीं रहा है, आपको क्या बता रहे हैं कि क्या बन गया u डॉट बी क्रॉस सी, मतलब बॉक्स ए बी सी बनता है। तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों का क्रॉस डॉट विथ इसका। तो अब क्या करते हैं, u के नाम पर क्या माने थे, a क्रॉस b माने थे u को, और क्रॉस विथ b और डॉट विथ क्या आ गया c वेक्टर। तो अब इसका नियम क्या बोलता है, इसका इससे करवाएंगे, क्या आ जाएगा a डॉट b, a डॉट b, a डॉट b, और क्या बन जाएगा यहाँ b वेक्टर आ जाएगा ना, माइनस। अब इसका क्या करते हैं, इसका अब इसका इससे लेंगे ना, हाँ क्या बनेगा बी डॉट बी, और यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका ए वेक्टर ना, ए वेक्टर, और डॉट विथ क्या बन जाएगा सी वेक्टर। तो इसके मतलब क्या आ गया कि अब करते हैं इसका इससे डॉट करेंगे, तो ये तो स्केलर हो गया ना, तो क्या आ गया ए डॉट बी, और क्या लेते हैं बी डॉट सी, यहाँ बन जाएगा बी डॉट सी, माइनस यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर आ जाएगा, और क्या बन जाएगा ए डॉट सी। अच्छा, हम लोग ए डॉट सी वगैरह सब निकाल चुके थे ना, कितना आया था, हम लोग फिर से निकाल लेते हैं। क्या आया था, मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और आ गया था cos 60 डिग्री ना, यही आया था ना, ठीक नहीं, एक पावर 4 नहीं आया होगा, यहाँ पर आया होगा a इंटू ए स्क्वायर, और यहाँ से आ गया होगा 1/2, हाँ a² 2 आया होगा,
सही है ना, ए स्क्वायर बाई 2। तो ए डॉट बी सब लिख लें। हाँ, ये किस ए डॉट बी किसके बराबर हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई 2 के। ये भी किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर बाई 2 के। हाँ, और ये क्या हो जाएगा सिंपल, ये ए स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बाई 2 के आ जाएगा। तो यहाँ से क्या बन गया, ए का पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, और माइनस यहाँ से क्या आ गया, ए का पावर 4 डिवाइडेड बाई 2। तो इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 4 आ जाएगा। तो एलसीएम 4 आ जाएगा तो 2 टाइम्स माइनस ए बाई 4 बन जाएगा। देखो ना ये कितना आ जाएगा टाइम्स, ये तो डेट कर, तो ए का पावर 4 माइनस 2 टाइम्स ए का पावर 4, तो माइनस क्या आ गया, माइनस ए पर पावर 4 बाई 4 हो जाएगा। तो ये इसका वैल्यू कितना आ गया, माइनस ए का पावर 4 डिवाइडेड बाई 4। ये सब पूरी दिख रहा, देख लो एक बार, नहीं दिख रहा, देखने लगा, हाँ तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, सही है यहाँ तक। चलिए इसका वैल्यू आ चुका। अच्छा अब देखिए, इस बात को आप मानते हैं, एग्री करते हैं कि आप इसको भी निकाल सकते हैं, जो इसका वैल्यू होगा वही इसका वैल्यू होगा, इसका भी वैल्यू होगा। क्यों, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो दोनों को जब डॉट वगैरह करेंगे सब वही आते रहेगा। साइमेट्रिक में यही फायदा होता है। देख लो साइमेट्रिक है, मैग्नीट्यूड सेम है, एंगल सेम है, मान चलिए यहाँ पर बदलते रहेगा, मान चलिए ए डॉट बी आया, बी डॉट सी हो जाएगा, और भी कुछ हो सकता है। हाँ, लेकिन वही ये देखिए साइमेट्रिक से फायदा एक और क्या होता है कि जैसे यहां देखिएगा क्या किए हैं, u क्रॉस बी डॉट विद बी क्रॉस सी, ये साइमेट्रिक है, और आगे आने वाला इन दोनों भी क्या है, साइमेट्रिक ही तो है। इसके मतलब क्या आ गया कि इन दोनों का सॉल्यूशन देखिए, फाइनल सॉल्यूशन ये आया था, इसके बाद ना वैल्यू पुट किए हैं इन दोनों का। देखिए तो अब क्या आ जाएगा, जैसे इसका यहां से कंपेयर कीजिएगा तो क्या आ गया, u क्रॉस बी का यहां पर क्या आ गया, फाइनल रिजल्ट, u डॉट बी आ गया फाइनल रिजल्ट, u क्रॉस बी का स्थान पर u डॉट बी, इसके स्थान पर b क्रॉस सी के b डॉट सी, माइनस जो सेम था उसका क्या हो गया, मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, और आखिरी का इधर का आखिरी का डॉट हो गया है। इसी तरह जब इसका करेंगे तो क्या आएगा, लिखाएगा, इसका देखिए करेंगे तो क्या आ जाएगा, b डॉट सी लिखा जाएगा दोनों का क्रॉस, फिर इसका क्या लिखा जाएगा, c डॉट ए लिखा जाएगा, इसका क्या आएगा, फिर दो जो रिपीट किया है और बीच में साइन किस चीज का आया है, माइनस का साइन आया है, तो बीच में आ जाएगा माइनस का साइन, मैग्नीट्यूड ऑफ सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, और फिर इसका क्या आ जाएगा, इसका ए डॉट बी बन जाएगा। तो जो सबका देखिए बी डॉट सी कीजिए, सी डॉट ए, सबका वैल्यू तो सेम ही आने वाला है। तो साइमेट्रिक का एक ये फायदा होता है। यहां तक क्लियर है, चलिए सही है। अब देखिए सबका वैल्यू किसमें पुट कर दे बाबू, सबका वैल्यू किसमें पुट कर दें, सबका वैल्यू इसमें पुट कर दें। तो इसके मतलब क्या हो गया, 1/18 अंडर रूट, अच्छा इसका भी वैल्यू वही होगा, इसका भी वैल्यू वही होगा, इसका भी वैल्यू वही, तो इसको कॉमन ले लें, इसको कॉमन ले लें, इसको कॉमन आ गया तो कितना आ जाएगा, 4 + 9 और प्लस क्या आ जाएगा 36, और इसका जो वैल्यू कॉमन लिए वो किसके बराबर आया है, पता ही नहीं किसके बराबर आया वैल्यू जी, मिटा तो देते हैं, आया है 3/4 ए स्क्वायर के बराबर, 3/4 ए का पावर 4 के बराबर आया, हाँ 3/4 ए का पावर 4 के बराबर आया है, समझ गए, ये आया है। और माइनस कर, अच्छा प्लस है ना, तो क्या कर लेते हैं प्लस, अच्छा इस बात को मानते हैं कि जो वैल्यू इसका होगा वही वैल्यू इसका, तो इसको भी पूरे तरह से कॉमन ले लें, और कॉमन लेकर क्या लिखा जाएगा, कॉमन लेकर क्या लिखा जाएगा, कॉमन लेकर लिखा जाएगा 12 + 36 + 24, 12 + 36 + 24, और इसका वैल्यू क्या आ गया है, -a/4, -a/4 आया है। अच्छा अब क्या बन जाएगा 1/18, ये क्या कितना, ये आ गया कितना आपका 36 प्लस ये 72, 49 3 का पावर 4 ए स्क्वायर, ए का पावर 4 प्लस ये आपका बन गया कितना 24 72 बन गया, हाँ ये बन गया माइनस में ना, ये माइनस आ जाएगा ना बाहर, क्या आ जाएगा -72 ए का पावर 4 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 4 यहाँ से एलसीएम ले लिए, 4 यहाँ एलसीएम ले लिए, ये बाहर आ गया तो 1 आपको दिखा दे रहा 18 × 2, ये एलसीएम बाहर लेकर आ गया, अब 4 से 4 कट गया तो यहाँ पर कितना हो गया 147 ए का पावर 4 दिखाई दे दिया, यहाँ पर -72 ए का पावर 4 भी दिखाई दे दिया, तो इसको सब्ट्रैक्ट करके कितना आ जाएगा 1/36, इसको जब सब्ट्रैक्ट कीजिए कितना जाएगा 75 ए का पावर 4, हाँ इसको 75 को जब बाहर कीजिएगा तो कितना निकल जाएगा 1/36 5√3 ए का स्क्वायर आ जाएगा, समझ गए, तो आपका ये आंसर हो गया,
समझ गए। लेकिन आंसर एक और करके ये भी लिख सकते हैं कि ऊपर रूट नहीं है। हाँ, आंसर ये भी है, वो तो ऑप्शन पर, ऑप्शन जो आंसर था वो बताते हैं आपको कि ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर लिए, बैलेंसी है तो ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/36 और ऊपर 3 बन जाएगा। यहाँ पर ऊपर तो कितना बन गया, ऊपर 3 बन गया तो कितना बन जाएगा 5 × 3 बन गया और a का स्क्वायर बन गया और ये इतना मर्द में कितना 12 मर्द में कट गया तो क्या बन गया 5/12√3 और a का स्क्वायर। ये भी अपना आंसर हो गया। चलिए सब साफ दिखाई दे रहा है इसमें। चलिए सर, तो आज का क्लास यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं सर। आप बहुत अच्छा तरीका से बनिए, एक बार और बनाइए इसको। हाँ, कुछ ज्यादा था नहीं, बस एक चीज याद रखिएगा कि अगर मान के चलिए सिस्टम जो है वो क्या है, साइमेट्रिक है, मैग्नीट्यूड वाइज भी सेम है और एंगल वाइज भी सेम है। हाँ, तो साइमेट्रिक का तरीका बता दी कि एक निकालनी है तो सबका वैल्यू क्या आएगा, सेम ही सेम आएगा। हाँ, तो साइमेट्रिक का वैल्यू, ये साइमेट्रिक का ये फायदा होता है अपना, समझ गए। तो मन से पढ़ना पड़ेगा सर। हाँ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।